हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोर एकेडमी। तो पिछली क्लास में हमने एनवायरनमेंट के जो बेसिक कंसेप्ट थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था, लेकिन एनवायरनमेंट से संबंधित जो करंट अफेयर था वो हमारा रह गया था। तो आज की क्लास में हम करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी एनवायरनमेंट से संबंधित होगा वो हम पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ में इस क्लास में हम ये इंश्योर करेंगे कि इस क्लास के बाद आपको बस थोड़ा बहुत रिविजन करना हो और मेजर जो पोर्शन है वो आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाए और आपको वो याद हो जाए। मेन कहानी ये है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम में बहुत सारी चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं। फिर ऐसा लगता है कि भैया ये पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा था, तो वो हम कंफ्यूज आपको करने की कोशिश नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, आपको पूरा के पूरा यहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी। रिवीजन भी हम साथ में ही करेंगे। तो आपसे बस एक ही गुजारिश है, गुजारिश ये कि आपको थोड़ा बहुत समय निकाल के रहना पड़ेगा, आपको धैर्य बनाना पड़ेगा, आप लास्ट तक बने रहना पड़ेगा आपको। तो वही चीज़ आपको करनी पड़ेगी। सेम जो हमने पहले भी कहा था कि इसको भी हम यूट्यूब पर ही अपलोड करेंगे। तो क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो भी इसको देख लीजिएगा। आप आज आपकी नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज है वो अपलोड हो जाएगी। फाइनल जो टेस्ट सीरीज है वो 20 से पहले आपकी हो जाएगी। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज के करंट अफेयर से फर्स्ट भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, लेकिन ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किससे संबंधित है? तो बिग कैट कौन कौन से होते हैं आपको वो यही पता होना चाहिए आपको, ठीक है। बस एक मिनट दीजिए हमें। ये सो वी हैव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। दीज आर बिग कैट्स। जैगुआर हो गया, पूमा, ये प्यूमा, आपने जैगुआर का नाम भी सुना होगा, ब्रांड्स है ना। प्यूमा का नाम सुना होगा, लेपर्ड, लॉयन, टाइगर, चीता एंड स्नो लेपर्ड। तो किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है? द आइडिया वाज फर्स्ट प्रपोज बाई प्राइम मिनिस्टर इन 2019। तो 2019 में ये आइडिया प्रपोज किया गया था। इंपॉर्टेंट, 2019 में ये आइडिया प्रपोज किया गया था टू मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कुछ ने कमेंट किए थे, कुछ ने तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी कमेंट नहीं किए हैं। लाइक तो कर ही रहे हैं आप, लेकिन कमेंट कीजिएगा जरूर। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई ये मुझे बताइएगा आप। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? किसका ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं हम? इसका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉपरेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता एंड स्नो लेपर्ड, जैगुआर एंड प्यूमा। कई बार हो सकता है आपको यही पूछा जाए कि बिग कैट में से इनमें से कौन सा नहीं आ सकता है। तो 27 जो कंट्रीज हैं इन्होंने ज्वाइन किया है दिस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को, विद इंडिया एज अ की मेंबर। तो भारत इसका तो मेजर जो मेंबर है, प्रमुख सदस्य है, वो तो है ही। तो कंजर्वेशन स्टेटस अगर इन बिग कैट्स का देखा जाए, थोड़ा बहुत हम याद रखना, सारे हम याद नहीं रखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको बस। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टाइगर। टाइगर का साइंटिफिक नेम पूछा गया है, पेंथेरा टाइग्रस। ये एग्जाम में पूछा गया है। अब इसमें से हमने ये देखना है कि आईयूसीएन रेड लिस्ट में कौन सा है। पिछले कल क्लास में हमने आईयूसीएन के बारे में देखा था कि कब इसका फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। बताइए जरा इसका फॉर्मेशन कब किया था? कल ही हमने पढ़ा था। तो आईयूसीएन रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है। किसका? टाइगर का जो स्टेटस है दैट इज इंडेंजर्ड। अपेंडिक्स 1 में आता है, ये भी 1 में आता है, ये भी 1 में आ रहा है, देखो ये भी 1 में आ रहा है, और ये भी 1 में, ये भी 1 में। तो ये तो हमारे लिए सिंपल हो गया। सिर्फ एक जो पुमास है वो आपके आते हैं अपेंडिक्स 2 में। तो बाकी सारे अपेंडिक्स 1 में। तो ये वाली कहानी तो सिंपल हो गई हमारे लिए। और उधर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट याद रखना ये भी। दिस इज शेड्यूल 1, शेड्यूल 1, शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 1। ये दो जो हैं, प्यूमास एंड जैगुआर, ये दो जो हैं ये इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में हमने कल इसके बारे में देखा था, जब हम प्रोटेक्शन अलग अलग डिफरेंट जो एक्ट हैं उनके बारे में हमने जिक्र किया था। खैर, शेड्यूल 1, शेड्यूल 1, शेड्यूल 1, और यहां से आपने अपेंडिक्स 1 याद रख लेना है। और यहां से दिस लॉयन किस में आता है? वल्नरेबल में। लेपर्ड वल्नरेबल में। फिर उसके बाद स्नो लेपर्ड है, वो भी आपका वल्नरेबल में। देन वी हैव प्यूमास लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न इसलिए अपेंडिक्स 2 में है, और यहां पर तो है ही नहीं, ठीक है। यहां पर जैगुआर्स, पेंथेरा, ओनका एंड नियर थ्रेटन में है। नियर थ्रेटन में है, अपेंडिक्स 1 में है। एंड चीतास वल्नरेबल में आता है, अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल ही पता ना हो, क्योंकि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है 2025 में और दिसंबर 2024 में ये न्यूज में था। अदर प्रोजेक्ट जो है, वी हैव दिस प्रोजेक्ट टाइगर जो मैंने आपको कहा था अभी, एंड दिस प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में शुरुआत होती है इसकी। एंड प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत होती है 2022 में। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। प्रोजेक्ट चीता 2022, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में शुरुआत होती है। एंड एशियाटिक लॉयन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट शुरुआत होती है 2004 में। हो सकता है यहीं से आपको क्वेश्चन आ जाए, रीअरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो संभावना कुछ भी बन सकती है, आपको पता होना चाहिए। जो चीताज हैं उनको रीइंट्रोड्यूस क्यों किया गया इंडिया में? अभी हम चीता की बात कर रहे थे यहां पर। जब चीता की बात आई थी, ये चीता वल्नरेबल अपेंडिक्स 1 एंड शेड्यूल 1 में।
तो इनको री इंट्रोड्यूस क्यों किया गया भारत में? ठीक है, यहां से प्रोजेक्ट चीता हमने 2022 में शुरुआत की गई। तो चीताज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया टू रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस एज दे वर डिक्लेयर एक्सटिंक्ट इन 1952। कब? 1952 में इनको डिक्लेयर कर दिया गया एक्सटिंक्ट कि भैया अब ये विलुप्त हो चुके हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इनका री इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इसी में से एक का। तो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत होती है 2022 में, जो हमने यहां पर भी बात कही। देखो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब हुई? 2022 में, with translocation of 8 cheetahs from Namibia and 12 from the South Africa to Kuno National Park। अब दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि कूनो नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में ही आपको जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा हाईएस्ट दिखाई देगी टाइगर्स की। और दूसरा, चीता जो पॉपुलेशन प्रोजेक्ट चीता जो है उसकी शुरुआत 2022 में होती है कि हमें चीता का ट्रांसलोकेशन करना है, यानी कि जो बाहरी देश है वहां से हमें यहां पर उन्हें लाना है। और कहां से लाना था? जो 8 चीता है वो लाने थे नामीबिया से, और 12 जो चीता है वो हमें साउथ अफ्रीका से लाने थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनकी ये यहां पर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, इनकी डेथ हो रही है। तो still the project has faced setbacks with 8 adult cheetahs and 5 cubs dying so far। तो कितने हैं? देखो 8 जो चीता हैं, जो अडल्ट चीता है उनकी डेथ हो गई, और 5 जो कब्स थे उनकी भी डेथ हो गई, छोटे जो बच्चे थे उनके। रिसेंटली द चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी ऑफिशियली अप्रूव्ड द relocation of some cheetahs from Kuno National Park to गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये भी अभी न्यूज में चला हुआ था, आई थिंक जनवरी या फेब में ये न्यूज चली हुई थी कि कूनो नेशनल पार्क से हम उनको ट्रांसलोकेशन नहीं कर रहे हैं, अब तो उनको यहीं पर ला रहे हैं ना, रेलोकेशन कर रहे हैं। अब ट्रांसलोकेशन यानी कि बाहरी देश से हम जब ला रहे हैं, तो यहाँ पर तो रेलोकेशन कर रहे हैं सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पर, कि ये कूनो नेशनल पार्क जो है वहां से लेकर के हमें कहाँ ले जाना है, वो यहाँ पर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किसने बोला? ये चीता प्रोजेक्ट स्टेयरिंग कमेटी ने ये ऑफिशियली अप्रूव किया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चीता के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर अ टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। अब एक तो ये जरूरी है कि अभी हाल में हुई, ये कहां पर, ये कॉन्फ्रेंस हुई कहां पर? सस्टेनेबल फाइनेंस कॉन्फ्रेंस। किसके बारे में? सस्टेनेबल फाइनेंस। फाइनेंस किसको करना है? टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो टाइगर कंजर्वेशन से कुछ रिलेटेड होगा उसके लिए तो हमें फाइनेंस करना है ना। वही कहानी यहां पर चली हुई है कि क्रिटिकल फॉर बायोडाइवर्सिटी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड सपोर्टिंग 100 मिलियन पीपल जो टाइगर हैबिटेट्स हैं। तो इसलिए इन्हें बचाने के लिए हमें कुछ फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी जब भी आप कोई प्रोजेक्ट चलाएंगे। तो अभी जो सस्टेनेबल फाइनेंस कॉन्फ्रेंस हुई, ये कहां पर हुई? ये आपकी भूटान में हुई, विद 200 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द वेरियस सेक्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये अभी हाल में कहां पर हुई कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट वी हैव मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये जितने भी है, हो सकता है यहां पर आपको कुछ स्टैटिक वाला पोर्शन दिखे, लेकिन ये सारे के सारे टॉपिक न्यूज में थे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है, तो हमने बेशक वहां पर ऐसा हो सकता है कि हमने वो न्यूज में ना रखा हो कि इसलिए ये न्यूज में था, लेकिन जितने भी ये टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे न्यूज में थे, इसीलिए क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा यहां से बनती है। और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते ही हैं, इस चीज का ध्यान रखना है आपने। तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये न्यूज में था। तो ये मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत होती है बाय यूनेस्को इन 1971। कब होती है शुरुआत? 1971 में शुरुआत होती है इसकी, मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है। अगर हम देखें भारत में वी हैव 12 है टोटल। कितने हैं बायोस्फीयर रिजर्व? 18 है ना। खैर इसकी बात अभी बाद में भी आ जाएगी। सो यूनेस्को का इनिशिएटिव फोकसेस ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किस पर? जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करती है दिस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। कब शुरुआत होती है? 1971 में शुरुआत होती है। ठीक है, इसके बाद दिस सस्टेनेबल फाउंडेशन इंप्रूव्स रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड इकोसिस्टम। तो ये तो सिंपल है, आपका वर्ल्ड नेटवर्क बनाया जाता है इसका, क्योंकि वर्ल्ड में कितने सारे आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। The Government of India started the Biosphere Reserve Scheme in 1986। तो आप देखेंगे 1986 के बाद भारतीय गवर्नमेंट ने बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित करना शुरू किया। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व किसके लिए? जहां पर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हमें करना है, पारिस्थितिक संतुलन हमें बनाना है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व से घोषित कर देंगे। हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन घोषित कर सकता है, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन, नेशनल पार्क कौन डिक्लेयर कर सकता है उन्हें। दिस इज गाइडेड बाय यूनेस्कोस मैप प्रोग्राम एज इंडिया इज सिग्नेटरी टू द लैंडस्केप अप्रोच सपोर्टेड बाय दिस मैप। क्लियर? अगर आप जोन देखते हैं, these are various zone of the biosphere reserve। कौन कौन से? we have transition zone, buffer zone and core zone। अब जो बीच वाला जोन है, ये बीच वाला जोन है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से संबंधित आप कुछ एक चीजें कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी की चीजें हैं, बायोडाइवर्सिटी यहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पर? इस बीच वाले जोन में। जैसे बाहर वाला जोन है, ये वाला जोन है, बफर जोन है, यहां पर आप जो टूरिस्ट एक्टिविटी है वो आप कर सकते हैं। ये बाहर वाला है, रिसर्च या घर वगैरह जो बना रहे हैं वो यहां पर थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है,
दिस ह्यूमन सेटलमेंट जो है बाहरी जो बाहर ये जो ट्रांजिशन जोन है, यहाँ पर घर वगैरह बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने घर बना दिया, जो भी है घर बना दिया आपने यहाँ पर, तो बाहर वाला एरिया में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बफर जोन में आप जो एजुकेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो वहां पर की जा सकती हैं। क्लियर? सो देयर आर टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज इंटरनेशनली अंडर दिस मैप प्रोग्राम। लेकिन टोटल जो है, टोटल है हमारे पास 18, लेकिन रिकॉग्नाइज अंडर दिस मैप प्रोग्राम आर 12। इसको याद रखिएगा आप। तो टोटल कितने हैं? 18। 18 कौन कौन से हैं? थोड़ा बहुत देख लेते हैं, आपको याद रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा फिर भी। देखो, ये आपको पता है हिमाचल प्रदेश में वी हैव कोल्ड डेजर्ट, हिमाचल प्रदेश में वी हैव कोल्ड डेजर्ट। एंड हियर उत्तराखंड वी हैव नंदा देवी, यहां पर सिक्किम में वी हैव कंचनजुंगा। एंड अरुणाचल प्रदेश वी हैव दिहांग दिवांग, यहां पर असम में दिब्रू साइकोबा, असम में वी हैव मानस, मेघालय में नोकरेक। नोकरेक इज ऑल्सो द हाइएस्ट पीक ऑफ क्या था? गारो खासी, खासी की हाइएस्ट पीक है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया, हमने ये 3 पढ़ा था ज्योग्राफी का, जो हम रिवीजन कर रहे थे। तो यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी नोकरेक है। देन वी हैव सुंदरवन जो आपके वेस्ट बंगाल है, सिंपलीपल नेशनल पार्क है यहाँ पर, है ना, और बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा में आपका। देन हियर इन मध्य प्रदेश पन्ना वाइल्ड पन्ना दिस बायोस्फीयर रिजर्व, और दूसरा दिस कच्छ वाइल्ड, कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। पंचमढ़ी वो भी आपका है मध्य प्रदेश में। एंड हियर मध्य प्रदेश में ऑल्सो अमरकंटक वाला है, इससे है आपका। देन साउथ में देखा जाए तो शेषचेलम हिल्स, हमने ज्योग्राफी में इसका रिवीजन किया था। शेषचेलम इन आंध्र प्रदेश, गल्फ ऑफ मन्नार इन इंडिया एंड श्रीलंका वाले रीजन में, अगस्तामलई इन केरला, एंड नीलगिरी वह आपका तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। क्योंकि नीलगिरी जो है वो तीनों के संगम के आसपास बना हुआ है ना आपका नीलगिरी। ये देखो, ये यहां से क्या मिल रहा है? एक इधर से मिल रहा है, एक आपका इधर से मिल रहा है, एक आपका इधर से मिल रहा है। तो दिस पोर्शन इज केरला, फिर आपका तमिलनाडु एंड दिस इज कर्नाटका। इन तीनों के संगम पर जहां बना है दिस इज कॉल्ड नीलगिरी। तो कई बार ये भी आ जाता है कि नीलगिरी कहां पर है आपका। तो ये है हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। क्लियर है? सो नेक्स्ट वी हैव दिस रेड होल माइनिंग, दिस वाज आल्सो इन न्यूज, रेड होल माइनिंग। अब ये कहां किया जाता है? मेघालय में किया जाता है, और ये इलीगल भी है। रेड होल माइनिंग ऐसा होता है, बहुत चूहा देखा आपने छोटे से बिल में घुसता है, तो वैसे ही यहां पर जो कोल की माइनिंग है उसको करने के लिए यहां पर ऐसे बिल बनाए जाते हैं जिसमें अंदर तक जाते हैं, और वहां पर जो हेल्थ कंसर्न है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। सो अ मेथड ऑफ द कोल एक्सट्रैक्शन इन नैरो हॉरिजॉन्टल सीम्स कॉमन इन द मेघालय। कहां पर है कॉमन? ये मेघालय में कॉमन। ऐसा नहीं है बाकी के रीजन में नहीं किया जाता है, जहां जहां पर ऐसी जो मिनरल्स है वो मिलते हैं वहां पर ये रेड होल माइनिंग की जाती है। जरूर नहीं यहीं पर सिर्फ किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा, ये केजीएफ वाली मूवी में आपने देखा होगा कि लोग जो है वो नीचे जा रहे हैं, टनल बन रही है उसमें, है ना, और भी मूवी आप रिलेट कर लीजिए। तो रेड होल माइनिंग वही नहीं है, वहां पर तो पूरा का पूरा वो जा रहे हैं ना नीचे को। लेकिन रेड होल माइनिंग में क्या होता है? इस तरीके छोटे छोटे ये होल्स बनाए जाते हैं और उसमें जाते हैं अंदर। सो miners use ropes or bamboo ladders to descend and extract coal with the simple tools. एंड दिस सेफ्टी कंसर्न में अगर देखा जाए यहाँ पर कोई सेफ्टी मेजर नहीं लिए जाते हैं, लीडिंग टू लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड वाटर कंटेमिनेशन। तो इससे जो वाटर पोल्यूशन है, यानी कि पोल्यूशन की जो समस्या है वो भी इससे रहती है, और लोगों की जो हेल्थ इश्यूज हैं वो भी रहते हैं। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ये हम क्लास में वैसे कर चुके हैं, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं, बाकी आप समझदार हैं, अपने नोट्स उसका रिवीजन कर लीजिएगा। लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए जब आप एचएस का एग्जाम दे रहे हैं। सो इंडियाज ग्रीन कवर सरपासेस 25% विद, अब कितना हो गया है? 25% से ज्यादा हो गया है। कौन? इंडियाज जो ग्रीन कवर है। लेकिन ग्रीन कवर में आता क्या क्या है वो हमारे लिए जरूरी है। ग्रीन कवर में आता है आपका ये 21.76% ऑफ द फॉरेस्ट एंड 3.14 आता है इसमें ट्रीज। तो इसको याद रखिएगा इस तरीके से, दिस 21.76 ये आपके फॉरेस्ट हैं, एंड 3.41 है ना, 3.41 ये हो गया हमारे पास। इसको टोटल कर लीजिएगा, ये आपका 6 1 7 हो गया, 7 4 11 1 हो गया, 1 बच गया, 3 1 4 1 5, तो ये हो गया 25.17%, 17 तो नहीं 17 पढ़ा जाता है इसको। तो दिस 25.17% हो गया है। तो 25% से ज्यादा हमारा ग्रीन कवर हो गया है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये फॉरेस्ट कवर है और दूसरा हमारे पास ट्री कवर है। टोटल हमने क्या कहा? इसको ग्रीन कवर। लेकिन इसका मतलब क्या है? दोनों में अंतर क्या है थोड़ा समझते हैं। अब ट्री कवर क्या है? देखो, ट्री कवर इज द टोटल एरिया कवर्ड बाय ट्रीज वेदर इन फॉरेस्ट, पार्क्स, फार्म्स और सिटीज। जहां पर भी ट्रीज हैं, जहां पर भी पेड़ लगे हुए हैं, चाहे वो लगे हुए हैं फॉरेस्ट में, चाहे वो कहीं पार्क में लगे हुए हैं, कहीं फार्म में लगे हुए हैं, कहीं सिटीज में हैं, तो हम उनका सबका आंकलन करेंगे। जो ट्रीज हैं
लेकिन फॉरेस्ट कवर में हम क्या करेंगे यार, फॉरेस्ट ओनली टू एरियाज क्लासिफाइड एज द फॉरेस्ट, सिर्फ और सिर्फ जो एरियाज फॉरेस्ट क्लासिफाई है यूजुअली विद डेंस ट्रीज ग्रोथ, जहां पर डेंस ट्रीज होंगे विद अ सर्टेन साइज, कितना होगा उनका सर्टेन साइज भी होगा, साइज कितना होगा, मोर देन 1 हेक्टेयर, मोर देन 1 हेक्टेयर एंड कैनोपी ओवर मोर देन 10%। तो कैनोपी जो डेंसिटी है वो 10% से ज्यादा होनी चाहिए। और कैनोपी डेंसिटी होता क्या है, जैसे आप जंगल में गए, आसमान में आप देखे और आसमान में आपको आसमान ही ना दिखे, ऊपर भैया ऐसी छत बनी हुई है, बिल्कुल पेड़ पौधे जो है ऐसे ऊपर पेड़ पौधे हैं और आप ऊपर देखना चाह रहे हैं तो ऊपर आपको नहीं दिख रहा है, दैट इज कैनोपी। तो कैनोपी जो डेंसिटी है वो 10% से ज्यादा होनी चाहिए। हियर वी हैव कंडीशन, यहां पर आपको कोई कंडीशन दिखाई नहीं दे रही है, यहां पर ट्रीज है, वह जो जो ट्रीज आपको दिख रहे हैं थोड़े थोड़े पैचेस में, उनको आप गिन रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट कवर में वी क्लासिफाई ओनली द फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, तो दोनों कितने हो गए अब 25.17%। इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया, तो फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन कितना, तो नेट फॉरेस्ट कवर इंक्रीज बाय 156.41 स्क्वायर किलोमीटर बिटवीन 2021 एंड 2023। ये उतना भी ज्यादा नहीं है, उतना भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। ट्री कवर हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 2.91% इन 2021 टू 3.41 इन 2023। इंक्रीज एरिया कितना हुआ है, लगभग 1285.4 स्क्वायर किलोमीटर। इंपॉर्टेंट, देखो हमने क्या देखा यहां पर, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन कवर 25% हो गया है, जिसमें से कंट्रीब्यूशन किस किस का है, फॉरेस्ट का और ट्री कवर का। फॉरेस्ट का कितना है 21.7% एंड 76%, एंड ट्रीज का कितना है 3.41%, ठीक है। हमने ये जाना कि जो ट्री कवर है वो क्या होता है और फॉरेस्ट कवर वो क्या होता है। फिर हमने देखा कि इसमें इंक्रीज हुआ है, वो भी कई बार पूछ जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉरेस्ट कवर, पहली स्टेटमेंट, फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज्ड बाय दिस मच परसेंट इन द लास्ट 21 इन द लास्ट, और लास्ट तो नहीं पूछ जाएगा, बिटवीन 2021 टू 2023 ऐसा पूछ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कितना बड़ा है फॉरेस्ट एरिया और कितना बड़ा है आपका ट्री कवर, क्लियर। सो दिस इज इन सिंपल वे कि वह फॉरेस्ट कवर कितना है, एरिया इतने में बताया गया है आपका, तो 7,15,342.61 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंटेज अगर देखा जाए तो 21.76%, ये हो गया 3.41% जो आपका ट्री कवर है। टोटल अगर ये देखा जाए दिस इज 25.17%, इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। एंड हियर वी हैव स्क्रब्स, ये स्क्रब हो गए आपके, ये नॉन फॉरेस्ट हो गए, तो ये आपका 1.33%, और जो नॉन फॉरेस्ट है जहां पर पेड़ पौधे नहीं है दैट इज 73.50, और टोटल हो जाता है आपका दिस 1 लाख। तो ये कितना हो गया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं ना वैसे, तो 32,87,468.88 स्क्वायर किलोमीटर, दिस इज द एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। तो इंडिया के फॉरेस्ट इनिशिएटिव थोड़े बहुत हमें पता होने चाहिए। तो दिस इज फॉर द क्विक रिवीजन, ठीक है। आई होप कि आपको ये शो हो रहा होगा, हम ये मान करके चल रहे हैं। नहीं शो होगा तो पीडीएफ से देख लेना, लेकिन अभी आप सुनो इन द सेंस कि जब आप चल रहे हैं कहीं पर जा रहे हैं, एटलीस्ट एक जो टॉपिक है उसका रिवीजन तो आपका हो रहा है ना, लगभग 1-1.5 घंटे में आपका ये रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। आपको सिर्फ करना क्या है, अपने ईयरफोन्स लगाओ, कहीं पर जा रहे हो, घूम रहे हो, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लो इसको, ठीक है। कई बार ऐसा घूमने वाला प्लान तो बनता ही है ना, उससे अच्छा ही है कि आप कहीं रील्स वगैरह कुछ देख रहे हैं तो आपके दिमाग में चीजें जा रही हैं, दिमाग में चीजें जाएंगी तो रिवीजन होता है, और उसको ध्यान से सुनना है थोड़ा बहुत। ऐसा तो नहीं है कि पूरा पूरा ध्यान यहीं पर रखे और चलते चलते कहीं पर गिर गए, तो वो तो नहीं। हाँ, ध्यान थोड़ा बहुत आप रख सकते हैं, या तो आप नोट्स बना रहे हैं वो अलग चीज है। पेरिस एग्रीमेंट, ये क्या है, फॉरेस्ट इनिशिएटिव्स हैं, फॉरेस्ट इनिशिएटिव्स। तो फॉरेस्ट इनिशिएटिव में पहली बात करें पेरिस एग्रीमेंट में, पेरिस एग्रीमेंट में वी हैव नेशनली डिटरमाइंड दिस कंट्रीब्यूशन कहते हैं इनको, है ना, एनडीसीज, एनडीसीज इसकी फुल फॉर्म मुझे बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में, एनडीसीज की। India aims to create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of CO2 through increased forest and tree covers by 2030. Very important, very important. क्यों important है, देखो ये कह रहा है कि हमें 2.5 से लेकर के 3 बिलियन tons of CO2, ठीक है, एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ इतना टन्स ऑफ CO2 थ्रू इंक्रीज्ड फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030 तक हमें ये करना है, इतना जो है वो कार्बन सिंक होना चाहिए। कार्बन सिंक क्या होता है, फॉरेस्ट जो है एक कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट जो है कार्बन ले लेते हैं ना, वैसे ही जो ओशन है वो भी कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। तो हमें जब पेड़ पौधे हम और ज्यादा लगाएंगे तो कार्बन सिंक हो जाएगा, कार्बन रिड्यूस हो जाएगी। तो वही यहां पर भी कह रहे हैं कि भैया कार्बन सिंक हमें कितना बढ़ाना है, दिस 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 सिंक हो जाए, कार्बन सिंक हो जाए।
एंड बोन चैलेंज, व्हाट इज दिस बोन चैलेंज? बोन चैलेंज ने इंडिया में कमिट किया है कि हमें 26 मिलियन जो हेक्टेयर है ऑफ द डिग्रेडेड लैंड बाय 2030, जो डिग्रेडेड लैंड है, ठीक है, जो अभी बिल्कुल बंजर जमीन पड़ी हुई है, तो वो कितनी, लगभग 26 मिलियन, लगभग 26 मिलियन जो हेक्टेयर लैंड है उसे हमें रिस्टोर करना है। कब तक? 2030 तक उसे रिस्टोर करना है। दिस इज बोन चैलेंज एंड दिस इज पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। देन वी हैव लाइवलीहुड सपोर्ट। India's forests support 17% of the global human population and 18% of the world's livestock. इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, हमें पता होना चाहिए कितना परसेंट ये ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है इंडिया का जो फॉरेस्ट है। एंड ग्लोबल रैंकिंग में अगर बात की जाए, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 बाई FAO, इंडिया इज अमंग द टॉप 10 कंट्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत जो है वो टॉप 10 कंट्रीज में आता है इन फॉरेस्ट एरियाज एंड रैंक्स थर्ड इन द एनुअल नेट गेन इन फॉरेस्ट कवर। एनुअल फॉरेस्ट जो नेट गेन में है उसमें भारत जो है वो थर्ड नंबर पर आता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इंडिया का जो फॉरेस्ट अगर देखा जाए इनिशिएटिव में, थोड़ा बहुत ये हमें पता होना चाहिए। और साथ ही साथ में ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत होती है, FSI की शुरुआत होती है 1 जून 1981, ठीक है। कब? 1 जून 1981 में इसकी शुरुआत होती है, याद रखो। एंड फॉलोइंग रिकमेंडेशन बाय द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976, इसकी रिकमेंडेशन पर इसका गठन हुआ 1981 में। इंपॉर्टेंट हो गया यहां से, क्लियर। नाउ वी हैव नेक्स्ट, थोड़ा बहुत हम इसको जूम करते हैं, आई थिंक कि हो सकता है आपको शो ना हो रहा हो, हमें थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है बीच में। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव प्लांट कवर अक्रॉस द अंटार्कटिक पेनिनसुला। क्यों जरूरी है? यहां से स्टेटमेंट आ सकती है। स्टेटमेंट क्यों आ सकती है? न्यूज में था, ये कह रहा है कि सिंपल सा है, एक ही पैराग्राफ है कि द अंटार्कटिका पेनिनसुला इज वार्मिंग एट 5 टाइम्स द ग्लोबल एवरेज। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है, कितने रेट से ये ग्रो कर रहा है? तो 5 टाइम्स द ग्लोबल एवरेज से ग्रो कर रहा है। से हमारा जो अंटार्कटिक जो पेनिनसुला है वो 5 टाइम्स ऑफ द ग्लोबल एवरेज से उसकी वृद्धि हो रही है, टेम्परेचर जो है वो ऐसा बढ़ रहा है। तो अंटार्कटिक प्रायद्वीप वैश्विक औसत से 5 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। मान लीजिए कहीं पर 1 डिग्री है, 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहां पर कितना है? 5 गुना। यहां पर 5 गुना से जो है टेम्परेचर से वो 5 गुना वृद्धि से टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। प्लांट कवर हैज इंक्रीज्ड मोर देन 10 फोल्ड इन द रिसेंट डिकेड्स ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर। तो ये तो वहां के लिए कंसर्निंग है ना, वहां के लिए तो कंसर्निंग है ये कि भैया अगर वहां पर जो प्लांट्स है वो ग्रो हो रहे हैं तो बर्फ कहां पर रहेगी? फिर वहां बर्फ तो रहनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव क्लाउड चैम्बर। पता होनी चाहिए आपको टर्म्स जो न्यूज में चली हुई थी। क्लाउड चैम्बर क्या है? क्लाउड चैम्बर इज टू अंडरस्टैंड क्लाउड फिजिक्स एंड वेदर सिस्टम इन इंडिया। किसको समझने के लिए? क्लाउड फिजिक्स और वेदर सिस्टम को समझने के लिए हमने क्या किया? क्लाउड चैम्बर बना दिए। क्लाउड चैम्बर यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से आपने क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर दिया। तो क्लाउड चैम्बर मिमिक्स रियल क्लाउड फॉर्मेशन बाय कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी एंड द टेम्परेचर। ये हमें मिमिक करना है। मिमिक यानी कि उसका समान रूप से आपको करना है। मिमिक्री आपने सुना होगा ना, तो मिमिक्री क्या होता है? भैया शाहरुख खान की मिमिक्री कर रहे हैं तो शाहरुख खान की तरह ही आप रोल करेंगे आप। तो सेम यहां पर भी, तो क्लाउड चैम्बर मिमिक्स जो रियल क्लाउड फॉर्मेशन है उनकी तरह ही, बाय कंट्रोलिंग, किसको कंट्रोल करना है? ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करके हम मिमिक कर देंगे उनका, यानी कि क्लाउड चैम्बर हम बना देंगे। रिसर्च एरिया में ये काम आएंगे, जैसे कि क्लाउड बिहेवियर कैसे करते हैं इन नॉर्मल एंड एक्सट्रीम कंडीशन, या साइक्लोन इन्फ्लुएंस कैसे होता है, मॉइस्चर and formation of the rain droplets and the ice particles. So next article we have permafrost. तो पता होना चाहिए आपको कि क्लाउड चैम्बर होता क्या है ना। और ये प्लांट कवर अक्रॉस द अंटार्कटिका पेनिनसुला वो बढ़ रहा है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 5 टाइम्स द ग्लोबल एवरेज वो बढ़ रहा है, पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वी हैव परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट किसे कहा जाता है? न्यूज में था ये भी बना हुआ, ग्राउंड दैट रिमेन्स फ्रोजन एट और बिलो 0 डिग्री फॉर एटलीस्ट 2 years। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ये वाली स्टेटमेंट जो है ये आपको पता होनी चाहिए कि परमाफ्रोस्ट होता क्या है। ऐसे तो हमें पता है कि ये जो बर्फ काफी पुराने सालों से रही होगी उसे हम परमाफ्रोस्ट कहेंगे, लेकिन रियल डेफिनेशन क्या है? रियल डेफिनेशन इज दैट कि स्नो और द फ्रोजन एट 0 डिग्री और बिलो एटलीस्ट फॉर 2 years, 2 साल के लिए, 2 साल से या उससे 2 साल या उससे ज्यादा भी हो सकता है तक बर्फीली कोई जमीन रहती है, ऐसी भूमि, मान लीजिए कोई भूमि है उस पर 2 साल हो गए हैं अभी तक, वो टेम्परेचर 0 डिग्री से कम ही है, और साथ ही साथ में जो बर्फ है वो तब से रही हुई है 2 साल से। एंड दिस कवर्स ओवर 25% ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सबसे ज्यादा कहां पर है ये? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 25% ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड कंपोजिशन सॉइल, रॉक्स एंड द सैंड फ्रोजन टुगेदर बाय आइस। तो ये आइस के द्वारा ये एक्यूमुलेट होते हैं ऐसे करके। एंड हाई अमाउंट्स ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन आर ट्रैप्ड इन द परमाफ्रोस्ट सॉइल।
नेक्स्ट वी हैव मीथेन, परमाफ्रोस्ट पता लग गया, इससे पहले आपको ये क्लाउड जो चैम्बर था वो पता लग गया। नेक्स्ट वी हैव दिस मीथेन, मीथेन क्यों ये भी न्यूज में था, तो मीथेन ट्रैप्स हीट 80 times more effectively than carbon dioxide over a 20-year period. This is important कि भैया जो मीथेन है, अब मान लीजिए हीट को ट्रैप करना है, ठीक है, हीट ट्रैप होगी, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आजकल में आप क्या देखते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो गर्मी कैसे बढ़ जाती है, कोई चीज ट्रैप हो जाए तो गर्मी बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि आप कंबल के नीचे जब हैं तो कंबल के नीचे गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि ट्रैप हो गए आप कंबल के नीचे, कंबल आपने हटा दी तो गर्मी कम हो गई। ये कह रहा है कि मीथेन जो है, अब आपने 2 रजाइयां आपने एक साथ में डाल दी, गर्म कंबल भी आपने डाल दी, या हो सकता है 2-3 कंबल आपने डाल दी अपने सिर के ऊपर, तो बहुत ज्यादा गर्मी लग जाएगी। वही कह रहा है मीथेन उसकी तरह ही काम करता है कि जब आपने अपने आप को ट्रैप कर दिया तो दिस मीथेन ट्रैप्स हीट 80 टाइम्स मोर इफेक्टिवली देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रैप ही करता है, लेकिन ये मीथेन जो है वो 80 टाइम्स मोर इफेक्टिवली ट्रैप करता है। 20 ईयर्स पीरियड बताया गया है, ओवर अ 20 ईयर पीरियड। वेटलैंड्स, सोर्स कहां से था इसका, सोर्स यानी कि अभी जो न्यूज पे था, तो वेटलैंड एमिट मीथेन एज सॉइल बैक्टीरिया ब्रेक डाउन प्लांट मैटर एक्सहिबिटेड बाय द फ्लड्स एंड द राइजिंग टेम्परेचर। जो टेम्परेचर अभी राइज हो रहा है या फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं, उससे क्या होते हैं, जो वेटलैंड वाला एरिया है वहां पर जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, जो डेड मटेरियल होता है उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। जब भी कोई चीज ब्रेक डाउन होती है या डिके होती है, उससे मीथेन रिलीज होती है, और मीथेन एनवायरनमेंट में जाएगी, और मीथेन जब एनवायरनमेंट में जा रही है वो एक कंबल की तरह काम कर रही है, 3-4 ऐसे मोटे कंबल की तरह काम कर रही है, जिससे वो ट्रैप कर रही है हीट को, और जो हीट ट्रैप हुई उसे आप कहते हैं दिस, कि भैया वो 80 टाइम्स मोर इफेक्टिवली इसको हीट को ट्रैप कर रही है। तो मीथेन लेवल रीच द हाईएस्ट सिंस 1980 फ्रॉम 2022 टू 20 से 2020 से लेकर 22 तक, प्राइमरली फ्रॉम द ट्रॉपिकल रीजन लाइक कॉन्गो, साउथ ईस्ट एशिया, अमेज़न एंड सदर्न ब्राजील। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑल्सो। याद रखना ये मीथेन की कहानी क्यों जरूरी थी। अब ये न्यूज में चला हुआ था कि मीथेन जो है वो 80 टाइम ज्यादा ट्रैप कर सकती है हीट को देन कार्बन डाइऑक्साइड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स, जो हमें एनालिसिस देखने को मिला। और ये होता क्यों है, कौन से वाले रीजन से हमें पता लगा कि जो वेटलैंड वाले एरिया है वो मीथेन को एमिट कर रहे हैं, वहां पर जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, और साथ ही साथ में जो फ्लड्स वगैरह आते हैं उससे डेड मटेरियल बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उनका ब्रेकडाउन होता है, जिससे मीथेन रिलीज होती है और एनवायरमेंट में चली जाती है। और मीथेन का जो अभी हाईएस्ट लेवल हमें देखने को मिला कब, 2020 से लेकर के 2022 में। नेक्स्ट, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, आपने कुछ ऐसे ये जीव देखे होंगे, ठीक है, समुद्र में आपने ऐसे जीव देखे होंगे जो लाइट एमिट करते हैं। तो बायोल्यूमिनेसेंस क्या है, वो यही है, द एबिलिटी ऑफ लिविंग क्रिएचर्स टू जनरेट एंड रेडिएट लाइट। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द लिविंग क्रिएचर्स टू जनरेट रेडिएट लाइट। तो भैया जो जीवित प्राणियों की प्रकाश उत्पन्न करने की और विकिरण करने की क्षमता है उसे हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। इट इज कॉमन इन मरीन एनवायरमेंटल बट रेयर इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो तो बाहरी जीव है उन्हें तो हमें आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम, ऐसा रेयर देखने को मिलता है टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है। जैसे कि एक आपने ये पक्षी नहीं, एक कीट देखा होगा आपने, जिसकी पूंछ में होता है आई थिंक लाइट चमकती रहती है ना, गर्मियों में होता है वो। तो मरीन एनवायरमेंट बट रेयर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल है हमारे पास मरीन एनिमल जैसे बैक्टीरिया, एल्गी हो गए, जेलीफिश है, शार्क्स है, वो लाइट एमिट करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, बायोल्यूमिनेसेंस। ये न्यूज में चला हुआ था। तो बायोल्यूमिनेसेंस इज द रिजल्ट ऑफ द एंजाइम रिएक्शन। किसका है वो, एंजाइम, ये याद रखना है आपने, ये तो याद रह जाएगा, बायोल्यूमिनेसेंस। तो ल्यूमिनेसेंस किससे जरूरी है, लाइट से संबंधित है। तो एंजाइम रिएक्शंस वेयर द एंजाइम एक्सेलरेट अ केमिकल प्रोसेस। तो शुरुआत किससे होती है, एंजाइम रिएक्शन से, रिजल्ट ऑफ द एंजाइम रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है डीप सी माइनिंग। व्हाई इट वाज इन न्यूज, काफी बार न्यूज में रहता है। डीप सी ओशन जो है, डीप सी ओशन मिशन जो भारत के द्वारा चलाया जाता है, मत्स्य 6000, ये भी न्यूज में चला हुआ था। सो डीप सी माइनिंग, रिमूवल ऑफ द मिनरल डिपॉजिट्स इन द मेटल्स फ्रॉम द ओशन सीबेड। सिंपल सी बात है कि डीप सी माइनिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन कहां से कर रहे हैं माइनिंग, डीप सी से कर रहे हैं। जो ओशन बेड है वहां से हम उसका माइनिंग कर रहे हैं, जो खनिज वहां पर हैं, उस धातु वहां पर है, उन धातुओं को हम बाहर निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो टाइप्स ऑफ द माइनिंग कैसे हो सकती है ये, वी हैव पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, सी फ्लोर सल्फाइड डिपॉजिट्स एंड द कोबाल्ट क्रस्ट। इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए कहानी, कि अगर हम वहां से निकाल रहे हैं तो निकाल क्या रहे हैं,
हाँ, ये भी तो पता होना चाहिए, जब हम डीप सी माइनिंग कर रहे हैं क्या निकाल रहे हैं हम वहां से। सो वी हैव दीज मटेरियल लाइक निकल, रेयर अर्थ एंड द कोबाल्ट आर नीडेड फॉर द बैटरीज जो हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज हो गए, तो उसके लिए ये जरूरी होते हैं, इसीलिए डीप सी माइनिंग करते हैं। क्योंकि अगर ओशन के नीचे देखा जाए, ओशन में देखा जाए, ओशन फ्लोर में देखा जाए, तो हमारे पास वहां पर रिसोर्सेज का खदान है, जो बाहर हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन नीचे बहुत सारा खदान है हमारे पास, लेकिन उसे एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है। तो कुछ एक कंट्रीज जो है इन्होंने इफेक्टिवली इसको काम किया है, इसको एक्सट्रैक्शन करने का, लेकिन भारत अभी इसमें प्रोसेस में लगा हुआ है। जैसे कि भारत की जो मेजर अचीवमेंट है डीप सी ओशन मिशन में, फॉर एग्जांपल समुद्रयान एंड द मत्स्य 6000, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको, ठीक है। एक समुद्रयान एंड मत्स्य 6000, और दूसरा हमारे पता होना चाहिए ये बराहा, ये भी पता होना चाहिए आपको, इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स फॉर द ब्लू इकोनॉमी, सागरमाला प्रोजेक्ट होना चाहिए, एंड ओ स्मार्ट पता होना चाहिए आपको, ठीक है। होते क्या है ये थोड़ा बहुत तो जान लेते हैं इसके बारे में। हमने बात की यहाँ पर डीप सी माइनिंग की, न्यूज में था, हमें पता लगा डीप सी माइनिंग होता क्या है। फिर हम देख रहे हैं मेजर एडवांसमेंट इसमें क्या की हुई है। तो समुद्रयान एंड मत्स्य 6000, तो समुद्रयान 2021 is crewed mission to explore the ocean's depth, reaching 6,000 meter in the central Indian Ocean. This mission will be carried out using Matsya 6000, a deep ocean submersible designed to accommodate a 3-member crew. इस तरीके से ये आपको मत्स्य 6000 आपको देखा होगा, देखिए ऐसा गोल गोल सा बना हुआ है ये। इसमें जाएंगे 3 लोग, इसमें 3 लोग सवार जाएंगे नीचे की ओर को, कहां जाएंगे, लगभग 6000 डेप्थ में जाएंगे, 6000 मीटर जो है डेप्थ में जाएंगे नीचे, कहां पर, सेंट्रल इंडियन ओशन में। 3 मेंबर जाएंगे, मिशन का नाम क्या है, समुद्रयान मिशन। तो 2021 में इसकी शुरुआत होती है कि भैया ये मत्स्य 6000 हमने बनाया है, मत्स्य 6000 ये हमने बनाया हुआ है, और 6000 का मतलब यही कि 6000 मीटर की डेप्थ में हमें जाना है। तो दिस इज सिंपल, सबमर्सिबल है, डिजाइन टू अकोमोडेट अ 3 मेंबर क्रू। और प्रॉब्लम यह है कि नीचे जब जाएंगे तो जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये मिशन चला हुआ है, तो इसके बारे में काफी न्यूज में चला हुआ था। एंड प्रेजेंस ऑफ द वैल्यूएबल रिसोर्स सच एज द पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हो गए, सल्फाइड्स हो गए, उनके बारे में जानकारी हासिल करना कि 6000 मीटर या 5500 मीटर की हाइट पर, सॉरी डेप्थ में आपको कितने मिल रहे हैं। एंड बराहा, बराहा क्या है, इंडिया डीप ओशन माइनिंग सिस्टम, इंडिया का जो डीप ओशन माइनिंग सिस्टम है दैट इज बराहा। The National Institute of Ocean Technology conducted successful deep ocean locomotive trials using this Baraha. Very important, याद रखना। And underwater mining system, जो भारत का अंडर माइनिंग सिस्टम है उसे कहा जाता है बराहा, ठीक है। और इससे पहले हमने देखा मत्स्य 6000, और साथ ही साथ में दिस समुद्रयान मिशन 2021। इसके अलावा जो मिशन है दैट इज इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी क्या है, जो समुद्र, जो पानी से हम जो रिसोर्सेज ला रहे हैं, वहां से जो भी चीजें हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज ब्लू इकोनॉमी। Collaborative efforts between the India and Norway established in 2020 to pursue joint initiative for sustainable development. तो ब्लू इकोनॉमी के लिए किसके, दोनों के बीच में, भारत और नॉर्वे के बीच में। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है, a strategic initiative aimed at modernizing पोर्ट और पोर्ट लेड जो डेवलपमेंट है थ्रू आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, उसके लिए हमने क्या चलाया है, सागरमाला। तो सागर के किनारे, सागर के किनारे क्या होता है, बोट, ठीक है। और वो सागर किनारे वो गाना वाला नहीं है, ये सागर किनारा कुछ और है। ये यहां पर जो सागर किनारे का मतलब है वो ये है कि सागर के किनारे हैं वो हमें डेवलप करने हैं, जो पोर्ट्स हमें हैं वो डेवलप करने हैं। सो ओ स्मार्ट क्या है, इंडियाज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम रेगुलेटिंग ओशंस इन द मरीन रिसोर्सेज थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भैया ओ स्मार्ट, ओ स्मार्ट, ओशन का यूज हमें बहुत स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा। सस्टेनेबल, स्मार्ट क्या हो सकता है, सस्टेनेबल ही हो सकता है, और क्या स्मार्ट होगा, ऐसा तो नहीं है कि भैया हम कुछ और करेंगे उसमें, स्मार्ट हो सकता है वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, यहां से नाम से पता लग रहा है इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, तो हमने कोस्ट का मैनेजमेंट हमें करना है। क्लियर, देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2020 इन यूपीएससी, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि भैया विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट क्या थी, क्या बोल रहा है ये, यूनाइटेड नेशन, हमने पढ़ा था ये ज्योग्राफी के रिवीजन, हमने पढ़ा था कि व्हाट इज दिस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। स्टेटमेंट देख लीजिए, अ कोस्टल स्टेट हैज द राइट टू एस्टैब्लिश द ब्रेड्थ of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles। एक नॉटिकल माइल कितना होता है वो भी हमने बताया था। मेजर्ड फ्रॉम द बेसलाइन, बेसलाइन क्या होता है वो भी हमने बताया था। डिटरमाइंड इन अकॉर्डिंग्स विद द कन्वेंशन। क्लियर, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कि वे शिप्स ऑफ ऑल स्टेट वेदर कोस्टल और लैंडलॉक्ड एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज थ्रू द टेरिटोरियल सी, आल्सो स्टेटमेंट करेक्ट कि सभी स्टेट को तो ये मिलेगी ना इजाजत। एंड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल, है ना, फ्रॉम द बेस लाइन फ्रॉम विच द ब्रेड्थ ऑफ द टेरिटोरियल सी इज मेजर्ड।
ठीक है, तीनों स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है। आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। ठीक है, 2000 यूपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो नाउ वी हैव दिस इज पेंटानाल वेटलैंड। ये कहां पर है आपका? लोकेशन है आपका साउथ अमेरिका, नोटेबली इन ब्राजील। तो ये आपको दिख रहा है ब्राजील वाला जो एरिया है। ठीक है, इसके साथ में कौन सा लग रहा है? इधर आपका बोलीविया लग रहा है, इधर आपका पराग्वे लग रहा है। तो एक तरफ बोलीविया हो गया और एक तरफ आपका पराग्वे हो गया। वैसे और भी कंट्रीज के साथ में ही है, बट वी हैव इंपॉर्टेंट इज दिस ब्राजील। तो ब्राजील में ये है इन साउथ अमेरिका। ओके, करंट सिचुएशन वर्स्ट जो फॉरेस्ट फायर है वो हमें यहां पर देखने को मिली इन नियरली 2 डिकेड्स। तो 2 दशकों में हमने सबसे ज्यादा भयानक जो यहां पर फायर थी, जो आग थी, वो हमें देखने को मिली विद ब्राजील एक्सपीरियंस 60% ऑफ द फायर, जिसमें ब्राजील ने 60% आग का सामना किया। बाकी जो देश है उसमें ज्यादातर ये देखने को नहीं, लेकिन जहां यहां पर सबसे ज्यादा जो आग है, आग की घटनाएं देखने को मिली। तो वर्स्ट फॉरेस्ट फायर सीजन इन नियरली 2 डिकेड्स इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। कौन सा वाला? ये पेंटानाल वेटलैंड्स। पेंटानाल वेटलैंड कहां पर? ब्राजील में। ठीक है, इसके साथ में ये लगता क्षेत्र है, थोड़ा थोड़ा इसमें भी है ना, देखो ये वाला जो क्षेत्र है बोलीविया में थोड़ा बहुत है, पराग्वे में थोड़ा बहुत है, लेकिन 60% जो है, 60% आग जो है, आगजनी हमें यहाँ वाले एरिया में देखने को मिली। 3 ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम, द अमेज़न, देन वी हैव सेरोडो, और उसके बाद है आपका सेरोडो और दिस पेंटानाल वेटलैंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया ये। तो 3 जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोसिस्टम, 3 में से एक ये भी है। और तीनों में से क्या है? पहले नंबर पर आपका कौन सा है? अमेज़न फॉरेस्ट, दूसरे पर आपका सेराडो, और तीसरे पर आपका पेंटानल वेटलैंड्स। तो तीनों में आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर लिख देता हूं मैं। देखो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं आपको बता ही रहा हूं अभी। अब कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो बाद में डिपेंड करता है कितने कौन मिलेंगे, लेकिन देखने को तो जरूर मिलेगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट, अच्छा रिवीजन कर लेते हैं। देखो हमने क्या क्या देखा था अभी तक, लगभग हमारी हुई है 33 स्लाइड्स। हमने क्या देखा अभी तक? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कब लॉन्च किया गया था? अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया। क्यों? प्रोजेक्ट जो टाइगर है उसके 50 साल पूरे हुए थे। एम तो आपको 7 जो बिग कैट्स हैं उनका कंजर्वेशन करना था। उसमें आ रहे थे टाइगर, लॉइन, लेपर्ड, चीता, स्नो लेपर्ड, जगुआर एंड प्यूमा। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा हम छोटा हमने साइज किया हुआ इसका रिवीजन करने के लिए। 27 जो कंट्रीज है, इंडिया लीड इसमें करता है। एंड देन वी हैव चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के बारे में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि चीता को 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया दिया गया था। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की 2022 में, एंड 20 चीता से हमने नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए और उनको कूनो नेशनल पार्क में रख दिया। अब क्या कर रहे हैं हम? उनकी डेथ हो गई तो इसलिए हम उनको शिफ्ट भी कर रहे हैं टू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद हम देखा सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप, जो हुआ भूटान में। क्यों? जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सपोर्ट करने के लिए, वो सब चीजें। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के बारे में हमने बात की। यूनेस्को के द्वारा 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत की 1971 में। याद रखो 1971 में MAB की शुरुआत होती है। ठीक है, याद रखो, पढ़ा था आपने। किस? क्यों? बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। भारत में 12 आउट ऑफ 18 18 टोटल हैं, उसमें से 12 जो है वो इसमें लिस्टेड है मैप में। क्लियर? देन रेड होल माइनिंग की हमने बात की, कहां पर? मेघालय में। प्रॉब्लम उससे ये है कि क्यों किया जाता है? ये कोल के एक्सट्रैक्शन के लिए किया जाता है, लेकिन हेल्थ इश्यूज इससे हैं, पॉल्यूशन जो है वो इससे हो सकता है आपका, टेक्नोलॉजी का यूज इसमें नहीं किया जाता है। एंड इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की हमने बात की, और ये बाइनियल रिपोर्ट होती है, ये भी आप याद रख सकते हैं यहाँ से। फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.76%। ट्री कवर कितना है? 3.41%। टोटल कितना हो गया है ग्रीन कवर? वो 25% से ज्यादा हो गया है, 25.17%। इतना हमने देखा था। सो इंक्रीज हमने देखने को मिला फॉरेस्ट में और ट्री कवर में, दोनों याद रखिएगा। फॉरेस्ट इन द क्लाइमेट कमिटमेंट्स हमने क्या किया है? पेरिस एग्रीमेंट्स, एनडीसी में एडिशनल जो 2.5 से लेकर के 3 बिलियन टन CO2 कार्बन सिंक हमें बनाना है बाई फॉरेस्ट्री एंड ट्री कवर बाई 2030। और बोन चैलेंज में हमें रिस्टोर करना है 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द डिग्रेडेड लैंड बाई 2030। तो 2030 तक जो डिग्रेडेड लैंड है, बंजर भूमि है, उसको हमें रिस्टोर करना है। कितनी भूमि है? 26 मिलियन हेक्टेयर। एंड इंडियाज स्टैंडिंग, दिस इज अमंग टॉप 10 कंट्रीज में आता है भारत इन द फॉरेस्ट एरिया, और थर्ड इन द नेट फॉरेस्ट गेन 2010 से लेकर के 2020 तक। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1981 में इसकी शुरुआत होती है। हेडक्वार्टर इसका देहरादून में है। 4 रीजनल ऑफिस इसके हैं, एक सब सेंटर भी है बर्नीहाट में, और बर्नीहाट वाज आल्सो इन न्यूज। ठीक है, ये बर्नीहाट न्यूज में था। आप मुझे ये बताओ जरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बर्नीहाट
कि ये बर्निहार्ट क्यों न्यूज में था, ये बताइए जरा आप। अगर आप बता पाए आप, इसका मतलब आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं। प्लांट कवर इन अंटार्कटिका पेनिनसुला, वो हमें यहाँ पर इंक्रीज्ड एरिया हमें देखने को मिला कि प्लांट कवर अंटार्कटिक पेनिनसुला में बढ़ रहा है। अब देखिए जहां पर प्लांट कवर, जहां बर्फ वाला एरिया था, जहां पर बर्फ चाहिए होती है, अगर वो बढ़ जाएगा टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा हमारा, है ना, पानी का जो लेवल है, सी लेवल जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा फिर। तो 5x ग्लोबल एवरेज से वो बढ़ रहा है। एंड जो प्लांट ग्रोथ है हैज इंक्रीज 10 टाइम्स इन द रिसेंट डिकेड्स। फिर हमने देखा क्लाउड चैम्बर क्या होता है। क्लाउड चैम्बर यानी कि क्लाउड की स्टडी करने के लिए हमने इसको क्लाउड की तरह ही मिमिक कर दिया। एंड परमाफ्रोस्ट क्या होता है, ग्राउंड फ्रोजन होना चाहिए ग्रेटर देन 2 ईयर्स के लिए एट लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा इसमें कवर 25% ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर। थाउइंग रिलीज कार्बन एंड द मीथेन। एंड नेक्स्ट वी हैव मीथेन के बारे में हमने देखा था कि मीथेन जो है वो 80 टाइम्स मोर हीट ट्रैप कर सकता है देन CO2 ओवर द पास्ट 20 ईयर्स हमने देखा था। एंड इसका सोर्स क्या है, जो वेटलैंड है, जैसे कॉन्गो हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, अमेजन हो गया, वहां पर जो बर्फ ये हो रहे फायर हो रहा है, फायर तो नहीं खैर, जो आपके लैंडस्लाइड हो रहे हैं, ठीक है, उससे हो सकता है, फायर से भी हो सकता है वैसे। उसके बाद जब डिग्रेड हो जाएगा वो मीथेन रिलीज होगी, जब कोई मर जाएगा जानवर वगैरह या कुछ भी। एंड हाईएस्ट सिंस हमें देखने को मिला मीथेन का लेवल सिंस 1980 से। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है कि जो लाइट प्रोडक्शन कर सकते हैं बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे जेलीफिश हो गया। एंड वी हैव डीप सी माइनिंग के बारे में हमने देखा। एक्सट्रैक्शन मिनरल जैसे कोबाल्ट हो गया, रेयर अर्थ मेटल्स हो गए, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको बनाने के लिए या फिर जनरेट करने के लिए या फिर आपके बैटरीज में। एंड देन वी हैव पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, जो वो सल्फाइड या फिर कोबाल्ट ट्रस्ट के लिए। इंडिया का जो मेजर प्रोजेक्ट थे दैट वाज समुद्रयान मिशन 2021 में, जिसमें हमने 3 लोगों को भेजना है इसमें, मत्स्य 6000 में, 6000 डेप्थ में, ठीक है। बराहा क्या है, सक्सेसफुल ट्रायल एट 5270 मीटर ऑफ द डेप्थ, माइनिंग करने के लिए भी है बराहा। ब्लू इकोनॉमी प्रोजेक्ट इंडिया और नॉर्वे टास्क फोर्स, सागरमाला के बारे में हमने देखा, ओ स्मार्ट के बारे में, एंड इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट के बारे में। फिर हम देखा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, जो यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया कि टेरिटोरियल सी जो है वो लगभग 12 नॉटिकल माइल होता है। एंड जो इनोसेंट जो पैसेज है वो सभी स्टेट के लिए अलाउ होता है, और साथ ही साथ में जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो 200 नॉटिकल माइल तक होता है। फिर हमने देखा दिस पेंटानाल वेटलैंड्स, कहां पर, ब्राजील में, क्योंकि यहां पर वर्स्ट फॉरेस्ट फायर हमें देखने को मिली लास्ट 20 ईयर्स में। एंड पेंटानाल, अमेजन एंड सेराडो, ये तीनों जो है वो टॉप 3 इकोसिस्टम में आते हैं हमारे। एंड कॉज क्या है इसका, ड्राउट, ह्यूमन एक्टिविटी से ये डिग्रेड होते जा रहे हैं। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर होगा। दिस वाज अ फर्स्ट फेज, ठीक है, फर्स्ट फेज लगभग आपका 40 मिनट में क्लियर हो गया। तो जितना भी हमने अभी तक देखा ये सारे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप कि ये वाला क्लियर होगा। एक मिनट दीजिए जरा। Okay, so next, concentration of the fluoride in groundwater, also a news, concentration of the fluoride in groundwater. So excessive fluoride causes skeleton fluorosis, dental decay and other mental issues particularly for children. क्या हो रहा है कि जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड का जो पानी में हमें ग्राउंड वाटर में हमें देखने को मिलता है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं, पीने के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है उससे, उससे डेंटल डिके हो सकता है, स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है, एंड अदर मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, पर्टिकुलरली फॉर चिल्ड्रन, अदर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। द नेशनल लिमिट फॉर द फ्लोराइड कंसेंट्रेशन इज 1.50 मिलीग्राम पर लीटर, बियॉन्ड दिस इट इज अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग। भैया जो ये लिमिट है कि इतना कर चले, इतना कर है उसमें फ्लोराइड है तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा है तो फिर वो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। और ज्यादा जो वल्नरेबल होते हैं वो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, ज्यादा वल्नरेबल कौन से, चिल्ड्रन हो गए। तो फ्लोराइड एंटर्स ग्राउंड वाटर ड्यू टू द लीचिंग एंड द डिसॉल्विंग ऑफ द फ्लोराइड बियरिंग मिनरल्स। तो जिसमें मिनरल, जो ऐसे मिनरल होते हैं जिसमें फ्लोराइड होता है, उससे लीचिंग होकर के इरोजन हो गया, बारिश आ गई, फिर पानी चला गया, ग्राउंड वाटर में सिंक हो गया, तो उस तरीके से फ्लोराइड जो है वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है। अब ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन होगा, वो सब चीजें तो पानी में जमा हो जाएगा। तो नेशनल लिमिट आपको पता होनी चाहिए कितनी है, और साथ ही साथ में राजस्थान हैज द हाईएस्ट फ्लोराइड कंसेंट्रेशन विद 1.41 मिलीग्राम पर लीटर बिफोर द मॉनसून। इंपॉर्टेंट, इसलिए न्यूज में रहता था, इसलिए न्यूज में था कि राजस्थान में जो फ्लोराइड की मात्रा है पानी में, जो ग्राउंड वाटर में है, वो सबसे ज्यादा है, और ये शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है, डेंटल डिके हो सकता है इससे, या फ्लोरोसिस जो उसमें बताया था, व्हाट वाज द फ्लोरोसिस, दिस स्केलेटन फ्लोरोसिस हो सकता है।
तो ये हमें देखने को मिला और राजस्थान में ये ज्यादा है। नेशनल लिमिट कितनी है वो भी हमें पता होना चाहिए, न्यूज में था ये चला हुआ। नेक्स्ट, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये क्यों न्यूज में चला हुआ था? क्योंकि इसकी 10th एनिवर्सरी ऑफ द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इसको लॉन्च किया गया था 19 फरवरी 2015 एट सूरतगढ़ राजस्थान। तो 19 फरवरी 2015 सूरतगढ़ इन राजस्थान में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था। अभी इसके कितने हो गए हैं? 10 साल पूरे हो गए हैं, 10th एनिवर्सरी है। अब सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड नाम से पता लग रहा ना, सॉइल की हेल्थ को हमें चेक करना पड़ेगा, उसमें मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, ठीक है, या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। तो इन्फॉर्म फार्मर्स अबाउट न्यूट्रिशनल स्टेट ऑफ देयर सॉइल एंड रिकमेंड्स एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट डोजेज टू इंप्रूव फर्टिलिटी। कि भैया आपकी जो मिट्टी है उसमें, मिट्टी में ऐसा तो नहीं है कि आप खाद डालते जा रहे हैं, पता लगा आप नाइट्रोजन खाद डाल रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन पहले से अवेलेबल है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि उस मिट्टी में किस चीज की मात्रा ज्यादा है, किस चीज की मात्रा कम है। तो हमें पहले से वो पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम उसमें सब चीजें सिर्फ डालते जाएं। तो हम क्या करेंगे, उसका मिट्टी का चेकअप करेंगे, पता लगाएंगे कि उसमें कौन कौन सी न्यूट्रिएंट ज्यादा है, कौन से कम है। दिस हेल्प द फार्मर टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इंक्रीज क्रॉप यील्ड। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो उसमें होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, दीज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। फिर होते हैं आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे बोरोन हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन हो गया, एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी हो गया। ये सब चीजें चेक की जाती हैं और ये पता लगाया जाता है कि आपकी मिट्टी में कौन सी चीज की मात्रा ज्यादा है, कौन सी कम है, और फिर उसी तरीके से आप अपने जो खेत है उसमें खाद वगैरह का यूज कर सकते हैं, ताकि जो क्रॉप यील्ड है वो बढ़ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है साइनोबैक्टीरियल इंजीनियर्ड लिविंग मटेरियल। इट वाज आल्सो इन न्यूज। व्हाट इज दिस साइनोबैक्टीरियल इंजीनियर्ड? देखो, जब बड़े बड़े शब्द आते हैं ना, उससे कंफ्यूज नहीं हो, डरना नहीं है। जो बड़े भी शब्द होते हैं वो शब्द देखने में बड़े लगते हैं सिर्फ, लेकिन उनका सिंपल अर्थ होता है। ये क्या है? बायोमटेरियल कंटेनिंग लिविंग साइनोबैक्टीरिया, जो एल्गी वगैरह होते हैं ना, एल्गी, दैट कैन एब्जॉर्ब CO2 थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये जो साइनोबैक्टीरियल इंजीनियर्ड लिविंग मटेरियल है, ये कैसे हैं? दीज आर बायोमटेरियल कंटेनिंग लिविंग साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या है? लिविंग बायोमटेरियल कंटेनिंग लिविंग साइनोबैक्टीरिया, जो अब्जॉर्व कर सकते हैं CO2 को थ्रू फोटोसिंथेसिस। इतनी सी कहानी है। तो दिस साइनोबैक्टीरियल इंजीनियर्ड लिविंग मटेरियल absorbs CO2 and can capture up to 350 grams of CO2 पर किलोग्राम, ठीक है। तो 350 grams of CO2 पर किलोग्राम ये कैप्चर कर सकते हैं, and absorbs more CO2 than ordinary concrete which emits 500 grams of the CO2, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वे 1 किलोग्राम पर ये लगभग 350 ग्राम CO2 ये कैप्चर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। और बाकी जो है ऑर्डिनरी जो कंक्रीट है, विच एमिट्स 500 ग्राम्स ऑफ द CO2। एंड सो दिस इज इंपॉर्टेंट साइनोबैक्टीरियल इंजीनियरिंग लिविंग मटेरियल। नेक्स्ट वी हैव सी ग्रोइनस। सी ग्रोइनस क्या है? एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, बिल्ट अलोंग द कोस्ट एंड टू डिसरप्ट वाटर फ्लो एंड प्रिवेंट सेडिमेंट माइग्रेशन। कि सेडिमेंट जो माइग्रेशन है वो यहां पर ज्यादा ना हो, तलछट प्रवाह को रोका जा सके। किनारे ये जो है वो हाइड्रोलिक संरचना के जो तट पर बनाई जाती है, ताकि जल प्रवाह में व्यवधान डाला जा सके और तलछट प्रवाह को रोका जा सके। इसका बेनिफिट क्या है? टू हेल्प्स वाइडन्स बीचेस एंड प्रिजर्व द बीच एनवायरनमेंट फॉर टूरिज्म एंड रिक्रिएशन। इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए यहां से कहानी। एंड रिड्यूसेस इरोजन एंड डिसिपेट्स वेव एनर्जी। सो दिस इज व्हाट, ठीक है, ये वाला है, ऐसे करके ये बनाए जाते हैं, ऐसे करके। अब देखो यहां पर जो है वो यहां पर एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है ना सेडिमेंट्स, तो बीचेस के लिए ये सही रह रहा है, यहां पर कुछ नहीं हो रहा, पानी यहीं तक आ रहा है बस। तो दिस इज कॉल्ड सी ग्रियोन्स। नाम पता होना चाहिए आपको, क्योंकि न्यूज में था ये। नेक्स्ट हमारे पास है हाई सी ट्रीटीज। हाई सी वाटर आपने नाम सुना होगा। द हाई सी ट्रीटी इज व्हाट? टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज बायोडाइवर्सिटी मरीन रिसोर्सेज इन द इंटरनेशनल वाटर्स। तो इंटरनेशनल वाटर्स में बायोडाइवर्सिटी और मरीन जो इकोसिस्टम है उसका सही तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से यूज हो सके, उसे हम कहेंगे हाई सी ट्रीटी, ऑल्सो नोन एज द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट, ठीक है। इसे कहा जाएगा बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट। इंपॉर्टेंट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। की प्रोविजन क्या है इसमें? एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट मैंडेटरी फॉर द पोटेंशियली पोल्यूटिंग एक्टिविटीज, तो उसके लिए ये जरूरी रहेगा आपका। And focuses on marine protection, fair sharing of the marine resources and mandatory EIAs. So this can be important, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। Next we have, next है हमारे पास ये
नाइग्लेरिया फ्लावरी, फाउलेरी है, नाइग्लेरिया फाउलेरी। रेयर ब्रेन इन्फेक्शन, इंपॉर्टेंट है ये, इसे कॉमनली कहा जाता है ब्रेन ईटिंग अमीबा। तो रेयर ब्रेन इन्फेक्शन नॉन एज प्राइमरी अमेबिक दिस, ये नाम थोड़ा सा, मेनिंगो इंसेफेलिटिस, ठीक है तो सिंपल फिर मेनिंगो इंसेफेलिटिस caused by the Nilgiri fowleri, a free living amoeba commonly called as the brain eating amoeba। Important कि किसको कहा जाता है दिस ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये आपका है, तो ये कहां पर मिलता है आपका, वार्म फ्रेश वाटर में एंड सॉइल वर्ल्ड वाइड में मिलता है आपका, ठीक है। रेयर ब्रेन इन्फेक्शन है ये, अमीबा से होता है, अमीबा भी याद रखेगा, अमीबा से होता है ये, इसको कहा जाता है ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है। इसे इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के लिए, क्या है इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, एंटर थ्रू द नोज वाइल स्विमिंग एंड ट्रेवल्स टू द ब्रेन कॉजिंग टिश्यू डिस्ट्रक्शन। तो ब्रेन में ये एंटर हो जाता है, नाक से एंटर हो जाएगा जब आप पानी में तैर रहे होंगे उस समय। तो नॉट ट्रांसमिटेड बाई ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसको ड्रिंक करने से तो नहीं होता है, लेकिन नाक के थ्रू चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर अमीबा जो दिमाग है, दिमाग को खा लेगा ये। नेक्स्ट हमारे पास है ओरान गुटान्स, लिव इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द बोर्नियो एंड द सुमात्रा इन मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ब्रुनेई। कैसे आपने देखा होगा, ये तो आपने देखा ही होगा, है ना, कई बार आपने रील्स वगैरह में देखा हो, इतनी रील्स देखी हैं विश्व भर में, तो ये भी आपने उसमें से देखा ही होगा। So this live in the rainforest of the Borneo and the Sumatra in Malaysia, Indonesia and Brunei. Around 1,20,000 and is critically endangered due to deforestation, especially from the palm oil plantations. तो जो palm oil plantation जो देश हैं वहां पर आपको इनकी अब जो मात्रा है, इनकी जो संख्या है, सॉरी मात्रा तो नहीं, इनकी संख्या जो है वो कम होती जा रही है। दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से याद रखिएगा, ठीक है। ओरान गुटान्स कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, ऑल द 3 स्पीशीज, जो स्पीशीज है इनकी अलग अलग, तो तीनों स्पीशीज जो इनकी है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है ना वो ज्यादा जरूरी होता है, इंडेंजर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, ठीक है, वो ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो ऑल 3 स्पीशीज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। कहां पर मिलते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट वी हैव गोल्डन लंगूर। तो गोल्डन लंगूर फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न आसाम एंड सदर्न भूटान। कहां पर है आपका, नॉर्थ वेस्टर्न आसाम हो गया, ये सदर्न भूटान, इस तरीके से आपने देखा होगा गोल्डन लंगूर। दिस कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड एंड शेड्यूल 1 स्पीशीज में आपका आता है ये, अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, हमने ये देखा था। मेंबर ऑफ द कोलोबाइन मंकीज, लीफ ईटिंग मल्टी चैम्बर्ड स्टमक्स। याद क्या रखना है, ये कहां पर मिलते हैं आपके, ये गोल्डन लंगूर न्यूज में था, कहां पर मिलते हैं आपके, ये नॉर्थ वेस्टर्न जो आसाम है वहां पर और सदर्न भूटान में आपको देखने को मिलते हैं। इंडेंजर इनको डिक्लेयर किया गया है, शेड्यूल 1 स्पीशीज में आते हैं अंडर द इंडियन दिस बायोडाइवर्सिटी एक्ट 1972। नेक्स्ट हमारे पास है मायोम्बा फॉरेस्ट, ठीक है, मायोम्बा फॉरेस्ट। मायोम्बा फॉरेस्ट या मायोम्बा वुडलैंड्स स्पैन्स 2.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अक्रॉस सदर्न अफ्रीका। कौन कौन से, अंगोला हो गया, मोजाम्बिक हो गया, तंजानिया है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, ये वाली कंट्री है, ठीक है। ये अंगोला दिख रहा है आपको, जाम्बिया दिख रहा है आपको, बुरुंडी है, तंजानिया है, मलावी है, मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है। तो इन वाले एरिया में ये मायोम्बा जो फॉरेस्ट हैं ये लगभग 2.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में ये फैले हुए हैं, ठीक है, एज द पार्ट ऑफ द जिम्बाब्वे एंड द पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इन सभी हिस्से में ये फैला हुआ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। FAO and AICS signs agreement to protect and promote trade in the Mayomba forest in the Mozambique। पर इन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किया हुआ था, ये हमें पता होना, एग्रीमेंट के बारे में तो आपको पता नहीं होना चाहिए, ये याद रखो कि ये न्यूज में था। तो ये मायोम्बा जो फॉरेस्ट है ये कहां पर आपको देखने को मिलते हैं, लगभग कौन से देश इसमें आते हैं मायोम्बा फॉरेस्ट में। तो कंसिस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कस्तूरी रंगन कमेटी। कस्तूरी रंगन कमेटी, तो कस्तूरी रंगन प्रोमिनेंट स्पेस साइंटिस्ट एंड राज्यसभा मेंबर जिनकी डेथ हुई 25 अप्रैल 2025 को। तो 25 अप्रैल 2025 को उनकी डेथ हुई, तो इसलिए ये हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं। राज्यसभा मेंबर्स हैं, लेकिन इनके द्वारा कमेटी भी बनाई गई थी, तो इनकी कमेटी बनाई गई कस्तूरी रंगन कमेटी। इन्होंने क्या कहा, 37% ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, जो पश्चिमी घाट है उसका लगभग 37%, अबाउट 60,000 स्क्वायर किलोमीटर टू बी डिक्लेयर इको सेंसिटिव एरिया। इंपॉर्टेंट, कस्तूरी रंगन कमेटी ने क्या कहा
कि 37% जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, जो लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर है, उसे हमें इको सेंसिटिव एरिया घोषित कर देना चाहिए। प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम इको सेंसिटिव जोन उसको घोषित कर देंगे तो वहां पर इंडस्ट्रीज का सेटअप होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। फिर लगभग 20,668 स्क्वायर किलोमीटर इन कर्नाटका, कवरिंग लगभग 1,576 विलेजेस। अदर रिकमेंड, ये तो आपने याद नहीं रखना है, ये आपने याद रखना है, ये वाली लाइन। Other recommendations: a ban on mining, quarrying, and thermal power plants in this this eco-sensitive zone. इस वाले एरिया में फिर माइनिंग नहीं हो पाएंगी, क्वेरिंग नहीं हो पाएंगी, या थर्मल पावर जो प्लांट्स है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे। एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स मस्ट अंडरगो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बिफोर द अप्रूवल, कि भैया आपका एनवायरमेंट पर कितना इम्पैक्ट हो सकता है उसकी असेसमेंट करना वो आपको पहले बताना पड़ेगा। जो भी आप यहाँ पर कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहे हैं, चाहे वो माइनिंग हो, क्वेरिंग हो, थर्मल प्लांट्स हो, वो सेटअप करने हैं तो उससे पहले आपको एनवायरमेंट असेसमेंट प्रोग्राम, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ये आपने कई बार सुना होगा, EIA। ठीक है, तो ये भी हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो गया। नेक्स्ट रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में हमने क्या देखा था? ग्राउंड वाटर फ्लोराइड इन ग्राउंड वाटर जो है वो परमिसिबल नेशनल लिमिट जो है वो 1.5 mg पर लीटर। क्या हो सकता है? डेंटल फ्लोरोसिस हो सकता है, स्केल्टन डेंटल डिके हो सकता है, सॉरी स्केल्टन फ्लोरोसिस एंड डेंटल डिके हो सकता है। राजस्थान जो है वो हाईएस्ट में आता है, प्री मानसून लेवल में हमें 1.41 mg पर लीटर हमें देखने को मिलता है। सॉइल हेल्थ कार्ड के 10 साल पूरे हुए हैं, 19 फरवरी 2015 को शुरू किया गया सूरतगढ़ इन राजस्थान से। पर्पस क्या है कि जो फार्मर्स हैं उनके सॉइल के बारे में पूरी जानकारी देना। इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं NPK एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं दीज सारे के सारे, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, बोरोन हो गया। अदर इंडिकेटर्स जो हैं वो हमारे ये है ऑर्गेनिक कार्बन हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, याद रखना ये भी आते हैं उसमें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसमें क्यों आएगा और ऑर्गेनिक कार्बन उसमें क्यों आएगा, तो दोनों याद रखना है। देन हम देखेगा साइनोबैक्टीरियल इंजीनियर्ड लिविंग मटेरियल। जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको डेफिनेशन से पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में। तो हमने क्या देखा था? साइनोबैक्टीरिया इंजीनियरिंग लिविंग मटेरियल की जो बायो मटेरियल है, ये क्या है? ये बायो मटेरियल है विद लिविंग साइनोबैक्टीरियल, ठीक है, विद लिविंग साइनोबैक्टीरियल जो एल्गी वगैरह होते हैं, ठीक है। ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं CO2 बाई फोटोसिंथेसिस, CO2 को एब्जॉर्ब कर सकते हैं 350 ग्राम CO2 पर केजी। लेकिन जो दूसरे हैं बेटर देन कंक्रीट विच एमिट्स, जो एमिट करते हैं 500 ग्राम CO2 पर केजी। अब सी ग्रियोन्स क्या हो सकता है? सी ग्रियोन्स कुछ स्ट्रक्चर है परपेंडिकुलर टू द कोस्ट लाइंस, जो हमने भैया यहाँ पर जो कोस्टल इरोजन है वो ना हो, जो सेडिमेंट्स है वो रिटेन ना हो, उसको करने के लिए। हाई सी ट्रीटी था हमारे पास, क्यों? टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, तो ये ज्यादा जरूरी नहीं था आपके लिए। नेक्स्ट वी हैव नाइग्लेरिया फाउलरी, जो ब्रेन एटिंग अमीबा जिसे हमने कह दिया था, ठीक है। फ्रेश वाटर एंड सॉइल में आपको देखने को मिलता है, नोज से ये जा सकता है जैसे स्विमिंग कर रहे हो तब। नॉट फॉर ड्रिंकिंग, नॉट फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर, तो जब पानी पी रहे उससे नहीं हो सकता है। देन वी हैव ओरानगुटान्स, कहां पर मिलता है आपको? बोर्नियो, सुमात्रा, मलेशिया जो इंडोनेशिया ये वाला रीजन है, और इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1.2 लाख रह गई है। थ्रेट इनका पाम ऑयल जो ड्रीवन डिफोरेस्टेशन है वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड इनको घोषित किया गया है, जितनी भी ये 3 स्पीशीज है। गोल्डन लंगूर नॉर्थ वेस्टर्न असम एंड सदर्न भूटान में हमें देखने को मिला, इंडेंजर्ड, एंड शेड्यूल 1 में इनको घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट वी हैव मायोम्बा जो फॉरेस्ट है 2.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 2.7 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये कहां पर है? अंगोला, जाम्बिया, तांजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो वहां पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। कस्तूरीरंगन कमेटी हमने अभी देखा वेस्टर्न घाट से संबंधित है, कि डॉक्टर कस्तूरीरंगन जिनकी डेथ हुई हाल ही में, और इन्होंने प्रपोज किया कि 37% ऑफ द वेस्ट ऑफ द कोस्टल एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ इको सेंसिटिव जोन, और वो लगभग कितना बनता है? 37%, लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर वो बन जाता है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। माइनिंग, क्वेरिंग और थर्मल प्लांट जो है वो यहाँ पर नहीं होंगे। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी, वो सब चीजें। नेक्स्ट हमारे पास है COP29, कहां पर हुआ आपका? बाकू इन अजरबैजान। देखो आप थकने नहीं चाहिए, ठीक है, सुनते सुनते नहीं थकने चाहिए। अगर हम बोलते हुए नहीं थक रहे हैं, थक तो रही है ऑब्वियस ही बात है, लेकिन आपको नहीं थकना है। ये सब चीजें जो है आपके लिए ही हैं, आपका एग्जाम हो जाए, हमें कोई बेनिफिट नहीं है इससे, ठीक है। तो आप जो है वो सही तरीके से पढ़िए, एग्जाम क्रैक कीजिए, अच्छी बात, तो सारे परेशान ही तो हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि लास्ट टाइम में कंफ्यूज जाते हैं कि आप कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर चीजें समझ नहीं आ रही हैं, रिटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है कि क्या पढ़ा था हमने। तो वो सब चीजें अच्छे तरीके से आपको रिटेन होनी चाहिए एक सिस्टमेटिक वे में। जैसे मान लो अभी आपने एनवायरमेंट का ये देखा, तो पिछले कल हमने एनवायरमेंट का क्वेश्चन देखा बेसिक, आज हम उसका करंट अफेयर देख रहे हैं। अब हमारे पास उतना समय भी नहीं बचा हुआ है,
और क्लासेस से या फिर दूसरा मटेरियल बनाने से हमें उतना ज़्यादा समय भी नहीं मिल पाता है, इसलिए हम यूट्यूब पर कम बना पाते हैं, है ना। नहीं तो हमें कोई प्रॉब्लम तो ऐसी थी नहीं। ओके, तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा है, अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि ज़्यादा तो हम किसी को शेयर ये सब चीज़ें करने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि आज की डेट में आपको शेयर या लाइक या सब्सक्राइब उसी चीज़ों को करना चाहिए जिससे आपको नॉलेज मिलता हो, जिससे आपको लगे कि आपके ज्ञान में कुछ एक वृद्धि हो रही है। ऐसा ना हो कि इररिलेवेंट चीज़ें आ रही हैं, कुछ आपके जो भी आपने रखा हुआ है आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं और कुछ इररिलेवेंट चीज़ें आ रही हैं और फिर आप उसको देखते जा रहे पता भी नहीं लगा कि आपने क्या देखा। अंत तक आपके दिमाग में जाना चाहिए, और इसका आप एक दो बार रिवीजन करेंगे, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी अभी एग्जाम के लिए। अगर तो एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो हम सारी वीडियोस अपलोड कर देंगे, फिर तो हम एक एक सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे फिर से, ताकि अच्छे तरीके से फिर से रिवीजन हो जाए, क्योंकि बाकियों का हमने लगभग रिवीजन तो कर ही दिया है, ये बच गया था हमारा। चलिए, सी सेट का थोड़ा बहुत क्वेश्चन था वो हम बता देंगे आपको। COP29 वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखा जाए तो दिस COP29, हमें COP29 के बारे में पूरा पता होना चाहिए, ठीक है, A to Z पता होना चाहिए। अब A to Z में क्या क्या चीजें आती हैं वो हम अभी देखेंगे। अब ये COP29 हुआ कहां पर अभी, तो बाकू इन अजरबैजान में हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। क्यों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, आगे जाकर के देखेंगे। इसमें क्या क्या चीजें पहले वो देख लेते हैं। पहला, डिक्लेरेशन ऑन रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट। मीथेन पहले भी आ चुका है। मीथेन क्या कर सकता है, 80% ज्यादा ट्रैप कर सकता है हीट को देन CO2, वो पहले से आया था हमारे पास। अभी हमारे पास क्या आया हुआ, ये कह रहा है कि हमें करना है मीथेन को रिड्यूस, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे मीथेन जो है वो होता है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट तो हमने पहले भी देखा था कि उसी से तो जनरेट हो रहा है ना, वेटलैंड वाली कहानी हमने देखी थी। तो मीथेन जो है वो हमें रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस मीथेन एमिशन बाय 30% बिलो 2020 लेवल्स बाय 2030, प्रिवेंटिंग 0.2 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग बाय 2050। देखो यहां पर कुछ एक चीजें हैं जो आपको समझनी है। क्या कहा गया है, पहले यहां ध्यान से देखो, दो चीजें कही गई यहां पर, रिड्यूस मीथेन एमिशन बाय 30% बिलो 2020 लेवल बाय 2030, एक कॉम्प्लेक्स लाइन। दूसरा बोला गया है प्रिवेंटिंग 0.2 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग बाय 2050। ये तो सिंपल लाइन है कि हमें टेम्परेचर को प्रिवेंट करना है 0.2 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग बाय 2050, ठीक है। ये तो हमारे लिए सिंपल लाइन होगी। दूसरी वाली, पहले वाली समझते हैं। तो पहले वाली लाइन क्या कह रही है हमारे लिए, देखो मान लेते हैं वर्ल्ड जो एमिट कर रहा है वो 100 मिलियन एमिट कर रहा है मिथेन को। यहीं से हम बता देते हैं कि 2020 में, मान लेते हैं 2020 में पूरे विश्व के द्वारा 100 मिलियन टन, 100 मिलियन टन जो है वो ये एमिट किया गया, मिथेन को एमिट किया गया। और 30% रिडक्शन, 30% रिडक्शन क्या मतलब हुआ इसका, ये 30% हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। 30% का मतलब क्या हो गया, 100 में से 30% यानी कि 30 मिलियन। तो 30 मिलियन जो टन है वो हमें रिड्यूस करना है बाई 2030। तो 2030 तक क्या टारगेट रखा गया है, 2030 तक हमें कितना करना है, ये 70 मिलियन टन करना है, 70 मिलियन टन हमें करना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन कि रिड्यूस मीथेन एमिशन बाई 30%, बाई 30% बिलो 2020 लेवल बाई 2030, ठीक है। ये याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह 2020 में हमने माना कि 100 मिलियन टन था, ठीक है। अब हमें 30% कम करना है, वो 2020 के लेवल से हमें कम करना है। तो 2020 में कितना था, 100 मिलियन टन हम कर रहे थे प्रोडक्शन। अब 2030 तक हमें कितना करना है, 30% कम करना है। तो इसका मतलब 70 मिलियन टन हमें करना पड़ेगा। सिंपल सी बात हो गई। तो पहली बात है रिडक्शन इन रिड्यूसिंग, सॉरी डिक्लेरेशन ऑन रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट हमें कम करना है। दूसरा हमारे पास क्या है, सेकंड, अच्छा मीथेन कहां से आता है, एग्रीकल्चर हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गया और वेस्ट सेक्टर से आ गया हमारा। और इंडिया डिड नॉट साइन द डिक्लेरेशन, इंपॉर्टेंट, भारत ने इस डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया कि हम इसको रिड्यूस करेंगे कि 30% बिलो 2020 लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट था ग्रीन एनर्जी प्लेज। ग्रीन एनर्जी प्लेज क्या है, डबल द ग्लोबल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट टू 4% पर ईयर बाय 2030, इंपॉर्टेंट। तो डबल द ग्लोबल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, डबल द ग्लोबल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट टू 4% पर ईयर बाय 2030।
तो 2030 तक कितना इंप्रूवमेंट करना है हमें? 4% पर ईयर, 4% पर ईयर बाई 2030। इंपॉर्टेंट ग्रीन एनर्जी प्लेज, मीथेन को रिड्यूस करना है। एनर्जी एफिशिएंसी क्या है? फर्स्ट फ्यूल इन द पॉलिसी मेकिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। एनर्जी एफिशिएंसी एज फर्स्ट फ्यूल इन द पॉलिसी मेकिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स, कि भैया जो ग्रीन एनर्जी है वो हमारा फर्स्ट फ्यूल होना चाहिए, पहले हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए ग्रीन एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास था बाकू इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट इन द ट्रेड डायलॉग्स। क्या हो रहा है? बाकू, क्योंकि बाकू इन अजरबैजान में हुई तो इसीलिए इसका नाम हो गया। क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई, क्योंकि क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और ट्रेड की जरूरत पड़ेगी। तो प्रमोट क्लाइमेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें जो बॉडीज इन्वॉल्व है, दीज बॉडीज आर इन्वॉल्व इन दिस बाकू इनिशिएटिव फॉर द क्लाइमेट फाइनेंस। याद ये रखना है कि इसमें ये भी किया गया, ठीक है, ये भी किया गया। और इससे पहले हमने ग्रीन एनर्जी की बात की, ग्रीन एनर्जी प्लेज, और उसके पहले डिक्लेरेशन ऑन रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट। नेक्स्ट, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड secure voluntary contribution for renewable energy projects and reduce investment risk, and contribution from fossil fuel producing countries with Azerbaijan making the first payment। तो पहली पेमेंट किसने के द्वारा की गई? अजरबैजान के द्वारा। कि वह जो फॉसिल फ्यूल ये कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर उसका यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हमें क्या करना है? उसका कम करना है उसे। तो कम कैसे करेंगे? जब इन्वेस्टमेंट आएगी, पैसा आएगा, तो पैसा भी तो चाहिए। तो पैसा करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड बनाया गया। अजरबैजान ने पहली पेमेंट की। वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन है, स्वैच्छिक तरीके से आप योगदान कर सकते हैं। एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर ग्रीन इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, इस तरीके से। अब बात करते हैं जो हम कॉप की बात कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की। तो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? यूएनएफसीसी की सुप्रीम कॉप, जो कॉप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, ये यूएनएफसीसी की टॉप बॉडी है। हर साल मिलते हैं ये, अनलेस पार्टी डिसाइड अदरवाइज। ठीक है, हर साल ये मिलते हैं। मीट्स इन बोन द सेक्रेटरीट अनलेस अ पार्टी ऑफर्स टू होस्ट द सेशन। नेक्स्ट, फर्स्ट जो सीओपी हुआ था, कॉप हुआ था, वो हुआ था बर्लिन में, फिर हुआ था बर्लिन इन जर्मनी में। इंपॉर्टेंट जो है आपका कॉप 3 हुआ। कॉप 3 कहां पर होता है आपका? तो वो हुआ आपका क्योटो इन जापान 1997 में। इंपॉर्टेंट क्योंकि यहीं से आपका क्योटो जो प्रोटोकॉल है वो हमारा आ जाता है। लीगली बाइंडिंग डेवलप कंट्रीज टू रिड्यूस एमिशन टारगेट्स। दूसरा कॉप 7 कहां पर हुआ? तो 2001 में हुआ मोरक्को में, माराकेश इन मोरक्को। तो यहां पर माराकेश जो अकॉर्ड है वो साइन किया गया क्योटो प्रोटोकॉल के लिए। सेटबैक यहां पर स्थापित किया गया। कॉप 8 हुआ फिर न्यू दिल्ली इन इंडिया, दिल्ली डिक्लेरेशन यहां पर हुआ कि डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज। फिर कॉप 13 हुआ बाली में, यहां पर बाली रोड और बाली एक्शन प्लान घोषित किया गया। देन उसके बाद आता है कॉप 15 जो होता है कोपेनहेगन में। देन कॉप 16 होता है आपका मेक्सिको में। कॉप 18 होता है दोहा इन कतर में। दोहा एग्रीमेंट यहां पर साइन किया गया कि हमें ग्रीन हाउस जो मिशन है वो कम करना है 18% कंपेयर टू 1990 लेवल। तो कॉप 19 क्या है? 2023 कॉप 19 2013 में हुआ पोलैंड में। यहां पर वॉर्सो जो पैक्ट है वो साइन किया गया। देन हमारे पास है कॉप 21 जो होता है आपका पेरिस इन फ्रांस। यहां पर बात आती है पेरिस एग्रीमेंट की। पेरिस एग्रीमेंट कि बिलो 2 डिग्री अब प्री इंडस्ट्रियल टाइम में हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना है। एंड ग्लासगो यूके में कॉप 26 होता है। कॉप 27 यहाँ पर 2021 में भारत ने टारगेट रखा नेट जीरो टारगेट बाई 2070। एंड इंडिया कॉल्ड फॉर फेज डाउन ऑफ द कोल बेस्ड पावर्स। ग्लासगो ब्रेकडाउन यहाँ पर होता है। कॉप 27 शर्म अल शेख इजिप्ट में होता है। एंड कॉप 28 यूएई में होता है एंड इम्पोर्टेड, ठीक है। एंड कॉप 29 होता है बाकू में। तो हमें यहां से पता, एक तो आपने ये याद रखना है कि इंपॉर्टेंट कौन से थे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा ये कहां पर थे हमने ये याद रखना, और साथ ही साथ में थोड़ा बहुत ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट तो आपका यहीं आ गया था। इसका आर्टिकल 6 क्या कहता है थोड़ा सा हम जानेंगे इसके बारे में। आर्टिकल 6 अलाउज द कंट्रीज टू वर्क वॉलंटरली टुगेदर टू मीट क्लाइमेट गोल्स एंड प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। क्या बोल रहा है ये? टुगेदर टू मीट क्लाइमेट गोल्स and promote international cooperation. This is what Article 6 of the Paris Agreement. यहां पर बात आती है कार्बन क्रेडिट्स की, ठीक है। यहां पर बात आती है कार्बन क्रेडिट्स की। तो कंट्रीज जो है दे कैन ट्रांसफर कार्बन क्रेडिट्स ऑब्टेन फ्रॉम रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू हेल्प अदर कंट्रीज टू मीट देयर कमिटमेंट्स। अब ये कार्बन क्रेडिट्स क्या होता है?
कहां पर ये बात आई, यहां पर ये बात आई कि कार्बन क्रेडिट को जो हम हैं वो ट्रेड कर सकते हैं, एक दूसरी कंट्री के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट्स को। लेकिन कार्बन जो क्रेडिट है उसका मतलब क्या हुआ, पहला हमने क्या देखा, दिस allows country to work voluntarily together to meet climate goals and promote international cooperation, यानी कि देशों को स्वेच्छा से मिलकर जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करने की अनुमति देता है और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है कि आप अपने तरीके से, इसी में बात आती है कार्बन क्रेडिट की, अपने तरीके से आप स्वेच्छा से कीजिए। अब वो बात क्या होती है, इसका मतलब क्या है, कार्बन क्रेडिट क्या हुआ, अ सर्टिफिकेट दैट सेज, सिंपल तरीके से एक सर्टिफिकेट की तरह, दैट सेज 1 टन ऑफ द CO2 वाज नॉट रिलीज इनटू द एयर और was removed from the atmosphere। कि कोई एक कंपनी है, कोई एक देश है, मान लीजिए हमारे पास कंपनी है एक ग्रीन पावर है हमारे पास, अ कंपनी कॉल्ड ग्रीन पावर। उन्होंने एक विंड फार्म बनाया, कोई कंपनी है हिमाचली ग्रीन पावर, हिमाचली ग्रीन पावर ने एक कंपनी सेटअप कर दी, दिस विंड फार्म प्रोड्यूसेस क्लीन एनर्जी, तो ये कुछ एनवायरनमेंट को पोल्यूशन नहीं करते हैं, तो क्लीन एनर्जी ये प्रोड्यूस करते हैं एंड प्रिवेंट्स एमिशन दैट वुड हैव कम फ्रॉम द बर्निंग कोल। अगर ये विंड फार्म रिन्यूएबल एनर्जी से नहीं चलता तो कोल से चलता और उससे पोल्यूशन होता, लेकिन इन्होंने वो नहीं किया, यहां पर ग्रीन एनर्जी से हो रहा है। पॉसिबिलिटी ये थी कि इससे पोल्यूशन हो सकता था, लेकिन उन्होंने वो रिलीज नहीं किया, यानी कि उन्होंने कुछ अलग मेथड अपनाए, ग्रीन सोर्सेस को अपनाया जिससे पोल्यूशन नहीं हुआ। तो अब यहां पर एक ऑडिटर आते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर आते हैं, वो चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि भैया आपने सच में ऐसा किया है कि आपकी विंड फार्म जो चलाया, हिमाचली विंड फार्म आपने चलाया हुआ है, उससे कोई भी CO2 रिलीज नहीं हो रही है, एनवायरमेंट को हार्म नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स कि 1 टन ऑफ द CO2 वाज रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और नॉट रिलीज्ड इनटू द एयर, कि भैया वो एनवायरमेंट में गया ही नहीं, हमने वो चीज यूज ही नहीं की। तो क्या हो जाएगा, दिस विंड फार्म अवॉइडेड 10,000 टन ऑफ द CO2 दिस ईयर। इस कंपनी ने क्या किया, पूरे साल भर में 10,000 टन CO2 का जो एमिशन था वो इन्होंने नहीं किया। ऑडिटर, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर आए थे, उन्होंने चेक किया कि जो हिमाचली विंड फार्म है वो लगभग 10,000 टन ऑफ द CO2 उन्होंने अवॉइड किया है। अवॉइड ही किया है ना, उनके पास ऑप्शन था ये कि वो रिलीज कर देते एयर में, दूसरे ऑप्शन से कोल का यूज कर सकते और 10,000 ऑफ द टन्स ऑफ द CO2 जो है वो रिलीज हो सकता था एनवायरनमेंट में, तो वो उन्होंने नहीं किया, अवॉइड किया उन्होंने। तो दिस ग्रीन पावर गेट्स 10,000 कार्बन क्रेडिट्स, ठीक है, क्या मिले इनको, 10,000 कार्बन क्रेडिट्स मिले, और एक क्रेडिट हो गया 1 टन ऑफ द CO2, ठीक है, एक क्रेडिट हो गया 1 टन ऑफ द CO2, तो ये कितने हैं, 10,000 कार्बन क्रेडिट्स इनको मिल गए। इनको कितने मिल गए, 10,000 टन था ना, तो 10,000 यहां समझना है आपके, 10,000 CO2 वाज नॉट रिलीज्ड इनटू द एयर, तो इनको क्या मिल गए, 10,000 कार्बन क्रेडिट मिल गए, 10,000 कार्बन क्रेडिट मिल गए। अब कोई दूसरी कंपनी ऐसी भी होगी जिसको जरूरत होगी, तो ये हमारा काम तो बिना कार्बन के तो चल ही नहीं सकता है, हमें तो कोल का यूज करना पड़ेगा और वो एयर में जाएगा ही जाएगा, उसका हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आपस में ट्रेडिंग करेंगे, ये कहेगा कि भैया ठीक है हम आपको दे देंगे, वो कहेगा कि भैया तुम ले जाओ ये, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे में ये ट्रेड कर लेंगे आपस में। अदर कंपनी जो है वो इसको ये कर लेगी, ट्रेड कर लेगी और अपना जो बिजनेस है वो चलाती रहेगी। दिस इज कॉल्ड कार्बन क्रेडिट का ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास है एमिशन गैप रिपोर्ट 2024, ठीक है, एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 क्यों जरूरी है, चाइना एंड इंडिया टॉप एमिटर है, विल इंक्रीज एमिशन बाय 5.2% एंड 6.1% रिस्पेक्टिवली इन 2023। इंपॉर्टेंट, कितना इंक्रीज करेंगे कितना नहीं करेंगे ये हमारे लिए जरूरी है। एंड द गोल ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस is at risk and could breach 2 degree Celsius unless climate actions are drastically increased in the next 2 years। अगर हम नेक्स्ट 2 years में ये क्लाइमेट जो एक्शन है वो नहीं लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं, तो ये टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ सकता है, संभावना यही है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम अर्जेस द स्ट्रॉन्गर ग्लोबल एक्शंस, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल एमिशन रिपोर्ट काफी ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना। नेक्स्ट हमारे पास है इको मार्क स्कीम, इको पता लग रहा है आपको, मार्क लगा रहे हैं ना, कहीं पर इको लगा रहे हैं, इको भी उसके साथ में है। तो 1991 में इसको शुरू किया गया था टू प्रमोट इको फ्रेंडली लेबलिंग फॉर हाउसहोल्ड एंड द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकरेज द यूज ऑफ एनवायरमेंटली फ्रेंडली मटेरियल एंड रिड्यूस वेस्ट। क्राइटेरिया क्या है, तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। PME ड्राइव जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए, PME ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक पता लग रहा है ना आपको, ड्राइव का मतलब है कुछ ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे, तो प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन इंडिया थ्रू इंसेंटिव्स।
इंसेंटिव दिए जाएंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो चलाएंगे उनके लिए। तो दिस पीएम ई ड्राइव, इससे पहले हमारे पास स्कीम चली थी फेम इंडिया स्कीम। तो फेम इंडिया स्कीम फेज 1 चला, फिर फेज 2 चला, अब फेज 2 को रिप्लेस कर दिया इसने पीएम ई ड्राइव स्कीम ने। क्लियर है? तो इसके लिए लगभग 3,669 करोड़ रुपए सब्सिडी फॉर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स के लिए दी जाए, एम्बुलेंस, ई ट्रक्स एंड द अदर ईवीज। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट, कब हुआ ये? सीबीडी आपने नाम सुना होगा, सीबीडी 1992 में रीऑर्थ समिट से अलोंगसाइड दिस यूएनएफसीसीसी। एंड प्रोजेक्ट क्या है कि ग्लोबल डाइवर्सिटी को, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसे हमें रिस्टोर करना है, वो सब चीजें। एंड 16th कॉन्फ्रेंस जो सीबीडी की हुई फॉलोइंग द कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोसिटी फ्रेमवर्क साइन इन 2022। इंपॉर्टेंट, ये हमने आप करंट अफेयर में पहले भी पढ़ा चुके हैं, दिस कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोसिटी फ्रेमवर्क साइन इन 2022। ठीक है, इसमें 4 गोल्स एंड 23 टारगेट्स है जिनको हमें अचीव करना है 2030 तक। इंपॉर्टेंट, 196 कंट्रीज है टोटल इसमें। नेक्स्ट वी हैव नेचर रिस्टोरेशन लॉ। तो नेचर रिस्टोरेशन लॉ अप्रूव्ड टू रिस्टोर इकोसिस्टम, स्पीशीज एंड हैबिटेट्स इन ईयू। इंपॉर्टेंट, कहां पर? ईयू में नेचर रिस्टोरेशन लॉ, नाम से पता लग रहा है ना, नेचर का रिस्टोरेशन करना है, इकोसिस्टम उसमें आता है, स्पीशीज उसमें आती है, हैबिटेट उसमें आता है, तो ईयू के द्वारा ये लाया गया है। मेंबर स्टेट्स मस्ट रिस्टोर इकोसिस्टम, जो इसके मेंबर है, ईयू के मेंबर है, उनको रिस्टोर करना पड़ेगा इकोसिस्टम को और उनके हैबिटेट्स को, टू कवर 20% ऑफ द ईयूज लैंड एंड सी रीजन बाय 2030। इंपॉर्टेंट, 2030 तक ही करना है हमें। नेक्स्ट वी हैव वेनगंगा नालगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो ये वेनगंगा नालगंगा जो रिवर है उन्हें हमें ये करना है, लिंकिंग प्रोजेक्ट से। ठीक है, जैसे केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, केन बेटवा काफी न्यूज में चला हुआ था, ये भी हमने पढ़ाया भी था वैसे करंट अफेयर में, केन बेटवा लिंक जो है ये। अगर आपको लगेगा कि आपको जो बाकी करंट अफेयर है उनका भी रिवीजन करना है, कोशिश हम करेंगे। ठीक है, बस वही है कि आपको बताना पड़ेगा, ये रिवीजन करना है। जो बाकी करंट अफेयर है लगभग उनकी 2000 स्लाइड्स हैं, 2000 स्लाइड्स हैं, लेकिन हम 2000 स्लाइड तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस ओवरव्यूज आपको देंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। बता देना आपने अगर आपको ऐसा लगेगा तो। वेनगंगा और नालगंगा रिवर्स कहां पर? विदर्भा रीजन में, महाराष्ट्र में। हमें क्या पता होना चाहिए इन दोनों के बारे में, वेनगंगा और नालगंगा रिवर जो है। तो जो वेनगंगा है ये रिवर महादेव हिल से ओरिजिनेट होती है इन मध्य प्रदेश। एंड वेनगंगा आफ्टर द कन्फ्लुएंस विद द रिवर वर्धा, जब ये वर्धा से मिल जाती है तो उसे हम कहते हैं प्राणहिता। वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा वो बनाती है प्राणहिता। ठीक है, द रिवर प्राणहिता विद द 3 प्रिंसिपल, जो पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा है, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गोदावरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? गोदावरी की। और जो नालगंगा है, वेनगंगा ट्रिब्यूटरी किसकी है? गोदावरी की। कहां से निकलती है? महादेव हिल से। नालगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये रिवर पूर्णा की। एंड द पूर्णा इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द तापी रिवर एंड जॉइन फ्रॉम द लेफ्ट। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स, जीईपी, विल नाउ बी यूज्ड टू मेजर इकोसिस्टम ग्रोथ इन उत्तराखंड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये भी जरूरी है। तो ग्रॉस एनवायरमेंटल जो प्रोडक्ट इंडेक्स है, कौन यूज करेगा इसको? उत्तराखंड इसको यूज करेगा। एंड दिस विल बी द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू एनालाइज इकोसिस्टम ग्रोथ विद जीईपी। पहली स्टेट पूरे विश्व भर में ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स को लॉन्च करने वाली, वह इकोसिस्टम जो ग्रोथ है वो कितना हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, फ्रॉम दिस जीईपी। तो ये पहली कंट्री बन जाएगी। विल बी रिलीज अलोंगसाइड विद द जीडीपी ऑफ द स्टेट। तो जीडीपी के साथ में ही इसको भी, जीईपी को भी लॉन्च कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो वर्ल्ड 17 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट, जून तक है ये सारे करंट अफेयर, टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, टू रेज अवेयरनेस एंड इनकरेज कलेक्टिव एक्शन। इंपॉर्टेंट, तो 17 जून को क्या होता है? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। और 1/3 ऑफ द वर्ल्ड लैंड इज डिग्रेडेड अफेक्टिंग 3.2 मिलियन पीपल। ये हम पहले भी पढ़ चुके थे कि भाई डिग्रेडेड लैंड को हमें रिस्टोर करना है बाय 2030, ऐसा ही था कुछ, देखिएगा जरा कितना था वो। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1994 में, टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर डिजर्ट 2010 से 2020 तक घोषित किया गया था, इंपॉर्टेंट ऑल्सो। एंड डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर डिजर्ट टू प्रमोट लैंड प्रिजर्वेशन। तो हमने क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा COP 29 बाकू अजरबैजान में हुआ, मिथेन डिक्लेरेशन कि हमें 30% बिलो 2020 लेवल्स बाय 2030 तक हमें करना है। अवॉइड 0.2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग बाय 2050। इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू दिस मिथेन डिक्लेरेशन
और ग्रीन एनर्जी प्लेज की हमने बात की, फर्स्ट फ्यूल आपका ये होना चाहिए। एंड BICFIT डायलॉग्स बाकू इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, तो क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड हमने लाया गया, अजवर जाइदन पहला कंट्रीब्यूशन इसके लिए दिया गया। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट वाज आल्सो इन न्यूज कि कार्बन ट्रेडिंग बिटवीन द कंट्रीज, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन में सहायता मिलेगी। एंड कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ CO2 अवॉइडेड और रिमूव्ड। ग्रीन एमिशन रिपोर्ट 2024 में कहा गया कि इमिशन रोज बाई 6.1% एंड 5.2% 2030 और 23। इको मार्क क्या होता है, जिसको 1991 में शुरू किया गया था, इको लेवलिंग फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। एंड PM ई ड्राइव्स जो फेम इंडिया जो स्कीम है उसको रिप्लेस करेगा, और इलेक्ट्रिकल जो वाहन है उनके लिए दिया जाएगा। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और रियो अर्थ समिट 1992, उसके बाद आपका कन्विंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2022 में 4 गोल है, 23 टारगेट है, 2030 तक कंप्लीट होने चाहिए। नेचर रिस्टोरेशन लॉ EU के द्वारा कि 20% हमें रिस्टोर करना है ऑफ द लैंड एंड सी बाय 2030। वेन गंगा नाल गंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, जी हमने देखा किस किसकी ट्रिब्यूटरी थी ये। वेन गंगा जो है फ्लोज टू प्राणहिता, और प्राणहिता किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की। नाल गंगा ट्रिब्यूटरी है पूर्णा की, और पूर्णा ट्रिब्यूटरी है तापी की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट कौन फर्स्ट स्टेट लॉन्च करेगा इसको, उत्तराखंड, जिसे GDP के साथ में ही इसको इश्यू कर दिया जाएगा। देन ये डिजर्टिफिकेशन के बारे में 17 जून वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, 1/3 ऑफ द लैंड जो है वो डिग्रेडेड है। एंड यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर द डेजर्ट 2010 से 2020 तक घोषित कर दिया गया। तो इसके साथ हमारे जो करंट अफेयर थे इन्वायरमेंट के, वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। इससे कुछ नहीं रह जाता है, अब कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ एक आधी चीज रह गई हो, अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है, ठीक है, क्योंकि इसमें मेहनत भी लगती है। तो भैया अगर आप समझेंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो आपकी इच्छा है कि थोड़ी बहुत मेहनत लगी होगी इसमें, है ना। अब जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा बहुत पता लग गया होगा कि उनके दिमाग में क्या क्या चीज़ें गई थी, है ना, क्या चीज़ें अभी रह गई हैं। और तो पूरा रिवीजन कीजिए आप एनवायरनमेंट का, मेरे ख्याल से इस पोर्शन से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है, इससे बाहर आने के कम चांसेस है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, आपकी जो इच्छा है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा आपने अभी तक तो, या चैनल को सब्सक्राइब जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, चाहे वो क्लास के स्टूडेंट हैं चाहे वो बाहर से हैं। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।